हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। लंबा चैप्टर होगा। यहां पे हम पढ़ेंगे 5 इंपॉर्टेंट चीजें। कुल मिला के हम पढ़ रहे हैं यूनियन की और स्टेट की, दोनों की सरकारें कैसे होंगी, हम पढ़ कैसे रहे, क्या समझ रहे हैं हम। प्राइम मिनिस्टर प्लस चीफ मिनिस्टर प्लस इन दोनों के अपने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कैबिनेट कमिटीज। सर चल क्या रहा है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो बता दो। तो इसका मतलब है हम इस चैप्टर से ही समझ जाएंगे कि हमारी जो सेंटर की और स्टेट की सरकारें हैं ये काम कैसे कैसे कर रही हैं, इनको काम करने में कौन कौन योगदान दे रहा है। इसको पढ़ने के लिए बेटा मेरे प्लीज एक बात याद रखना, इस समय बस अपने पास एक कोई या तो खाली किताब लेके रखना, और आप क्या करना, किताब को जैसे हमने पीछे पढ़ा था प्रेसिडेंट, वीपी और गवर्नर, ऐसे ही करना है। आपकी किताब का जो लेफ्ट साइड होगी उस लेफ्ट साइड पे करना, आप लिखना यूनियन या सेंटर, जो जो भी आपका मानो, और इधर लिखना आप स्टेट्स। ठीक है। जो जो प्रावधान हम पढ़ेंगे फॉर यूनियन, यानी प्राइम मिनिस्टर हो चाहे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन हो, ठीक है, और कैबिनेट कमिटीज, ये हम पढ़ेंगे यूनियन यानी लेफ्ट साइड की तरफ। सेम जो प्रावधान होंगे संविधान में लिखे हुए हैं फॉर स्टेट्स, यानी सीएम साहब के और सीएम साहब का अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पैनल पैनल पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा इसी चैप्टर के अंदर। हिम्मत बांधे रखना, चैप्टर छोटा नहीं होने वाला है, क्लास लंबी होगी और ये क्लास जरूरी है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सीओएम चैप्टर तो ऐसा है, ये तो आपको छोड़े ना छोड़ेगा, बहुत क्वेश्चन है यहां से। ठीक है, पीवाईक्यू भी एक साथ पूरा देख लेंगे बाद में, वो कोई इशू नहीं है। नाउ चलते अपनी कहानी शुरू करते हैं। यही वो बैचेस है जहां से आप पढ़ते हो अपना लाइव सारा, अपना रिकॉर्डेड सारा जो भी आपको देखना होता है। संकल्प फॉर 2026, टाइटन 2026, प्रहार फॉर 2025 ऑप्शनल, और अपना यूपीएससी का प्रारंभ बैच। नाउ ठीक है, इसके जो भी आपको डाउट्स वाउट्स आ रहे हो, जो भी क्वेश्चन पूछने हो, यहाँ पे हम लाइव लेते हैं हमारे जो हमारे चैनल पे टेलीग्राम पे, और हमारा डेली होता है लाइव, वो होगा शाम को 4 बजे। जिन बच्चों को आइडिया नहीं है उनको बता दूं, यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर का भी ये अपना डाउट वाउट लेते हैं, सब कुछ करते हैं। नाउ शुरू करते हैं अपनी कहानी। क्या हो गया यहाँ पे, क्या चल गया यहाँ पे, क्या हो रहा है। देखो सर, पहला होता है पार्लियामेंट, ये समझ में आ गया। अभी पार्लियामेंट चैप्टर अभी आया नहीं, वो चैप्टर आगे आएगा। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले बस इतना जान लो कि हम लोग यहां बैठे हैं, हम लोगों ने क्या चुन के भेजे, हमने कुछ चुनाव किया, वोट डाला, चाहे अब तो खैर चलो ईवीएम है, पहले तो ये अपना होता था, बैलेट बूथ होता था। चलो इसके बाद हमने चुन के क्या भेजे हैं, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करने गए हैं कहां पे, लोकसभा में। ऐसे ही पार्लियामेंट के ऊपर ऊपर होता है राज्यसभा, अपर हाउस होता है। इसमें कौन लोग जाते हैं, इसमें जाते हैं फ्रॉम सारे के सारे जितने भी हमारे स्टेट्स हैं। जो हमारे स्टेट्स होते हैं उन स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करने, ये यूपी से कुछ लोग जाएंगे, राजस्थान से कुछ लोग जाएंगे, ये यूपी के एमएलए लोग चुन के भेज रहे हैं इनको। जो यूपी के एमएलए होंगे वो लोग चुन के भेज रहे हैं। हम लोगों ने डायरेक्ट, हमारी जनता ने क्या किया है, अपने प्रतिनिधित्व को भेजा है कहां पे, लोकसभा में, हमारा एमपी बना के। एमपी फ्रॉम आगरा, एमपी फ्रॉम बेंगलोर, एमपी फ्रॉम हैदराबाद, जो भी हो, ठीक है। ये लोग गए हैं यहाँ पे लोकसभा में। कितने लोग होते हैं ये, 540। आगे क्या लिखूं आंसर, पूरी पूरी नंबर बताओ, ये जो आगे लिखना होगा, ठीक है। अब इतने नंबर के लोग हो गए। इसी में से, लोकसभा में से क्या चुने जाएंगे, जो इतनी सारी पार्टियों में गठबंधन होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो आर्टिकल 75 हमारा यही कहता हुआ आता है कि साहब जो भी तुम्हारी सरकार हो, हम नहीं जानते सरकार कौन होगी, हमें नहीं मालूम है, लेकिन राष्ट्रपति जी, जो आपके पिछले चैप्टर में आदित्य सर ने आपको पढ़ाया है, ये राष्ट्रपति जी ही अपॉइंट करेंगे क्या, उस मेजोरिटी पार्टी का, जो भी मेजोरिटी जीत पा रहा है उसका लीडर को एज प्राइम मिनिस्टर। बस इतना जान लो। यानी कि हमारी इस समय 2019 की जो लोकसभा थी, ये इसमें ये समझ में आया कि अच्छा, इस लोकसभा के हिसाब से बीजेपी पार्टी के पास अदर एनडीए सारे सपोर्ट के साथ कितना हो रहा है, इतना तक, यहां तक है मेजोरिटी। दैट मींस इस पूरे 543 में से 542, क्योंकि एक पे नहीं हो पाई थी, चलो खैर, तो 543 में से क्या हुआ, इतनी तक एनडीए पार्टी की रूलिंग है, मेजोरिटी है, कोalition है। और हमारी इतने ग्रुप के जो लीडर बने, वो कौन बने, प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे मोदी जी, और इनको बनाया राष्ट्रपति जी ने अपॉइंट करके एज अ पीएम। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इतनी सारी पार्टियां, उनका अपना अपना प्रतिनिधित्व हो रहा है, लेकिन इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जनता ने इनको आशीर्वाद कम दिया है और एनडीए को ज्यादा आशीर्वाद दिया है। चलो ठीक है, डन। इधर क्या होता है सर, हमारे यहाँ पे स्टेट में क्या चलता है कहानी, तो मान लेते हैं, हम खाली यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं। यूपी से हर कुछ, हर चीज समझ में आ जाती है। यूपी में अगर लखनऊ में विधानसभा बननी है तो विधानसभा के लिए चुनाव होंगे, ठीक है। यानी इसमें कौन जाएंगे, इसमें हमारे एमएलए लोग जाएंगे। एमएलए कौन होते हैं, जैसे एक जिला से 2-4 एमएलए आते हैं, कानपुर से, इटावा से, आगरा से, इधर उधर से, लखनऊ से, अपने अपने जगह से एमएलए होते हैं। 400 की विधानसभा है ये। इसमें विधानसभा में जो हमारे लखनऊ में 400 लोग बैठते हैं विधानसभा में, एमएलए कहते हैं उन्हें। अब गवर्नर साहब सेम चीज आर्टिकल 164 के तहत जो काम राष्ट्रपति जी कर रहे थे सेंटर पे, लेफ्ट और राइट चलाते रहना पेन अपना, अब ऐसी चलेगी कहानी। लेफ्ट साइड पे हमारा प्राइम मिनिस्टर, सीएम, नहीं सॉरी, प्राइम मिनिस्टर और अपना यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये अपना कैबिनेट कमेटी। राइट साइड में स्टेट्स के लिए तो आर्टिकल 164, जो वहां पे आर्टिकल 75 था, यहां पे आर्टिकल 164 हो गया है। कहानी सेम है।
क्या गवर्नर अपने आप से मन कर सकता है उनका कुछ भी अपॉइंट करने का, किसी को भी सीएम बनाने का? नहीं। यहां पे आर्ग्यूमेंट यही है कि गवर्नर साहब उसी को अपॉइंट करेंगे जो लीडर घोषित हो जाए ऑफ द मेजोरिटी रूलिंग, ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। बस जो भी स्टेट की विधानसभा में जो भी पार्टी से जीत रहा है, जो भी सीएम जो कह पा रहा है सब मेरे पास मेजोरिटी है, इन 400 में से मेरे पास एटलीस्ट 201 तो है ही है। 201 तो है, मतलब 400 में से आउट ऑफ 50% अगर मैंने क्रॉस कर दी तो मतलब मेरे पास आ गया, गेम नंबर आ गया मेरे पास। जहां पे भी ये 201 का आंकड़ा नहीं आ पा रहा है, नो क्लियर पार्टी, नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, उस समय क्या होगा? उस समय गवर्नर साहब, जैसे हमारी मैम है गवर्नर मैम आनंदीबेन मैम, तो हमारे गवर्नर साहब उस समय अपना एक डिस्क्रेशन, अपना एक पर्सनल विवेक यूज कर सकते हैं। क्या करने के लिए? एक अपॉइंटमेंट कर दें किसी सीएम का, उस अपॉइंटमेंट करने के बाद उस सीएम को बाद में प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ साहब मेरे पास नंबर्स हैं। बस ये दिखाना है हमें 403 में से, बस मुझे कोई भी, मुझे 201 202 मुझे अगर दिखा दे, 202 होगा नंबर तो एग्जैक्ट, चलो 403 है ना, इसलिए 403 का 50% प्लस 1, बस ये चाहिए। तो अब हमने समझा कि अच्छा, मतलब कि एक बार किसी व्यक्ति को हम सीएम बना भी सकते हैं, पीएम बना भी सकते हैं, उसके बाद उसको प्रूव करनी है मेजोरिटी अपनी कि साहब मेरे पास विधानसभा में मेरे पास मेजोरिटी है, मेरे पास सपोर्ट है, मेरे पीछे विधायकों के दल का। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब चलो वापस अपना गेम पलटने। हमारे यहाँ पे जो सीएम और पीएम होते हैं, ये कंपैरिजन तो क्लियर हो चुका होगा कईयों को, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे जो हमने पिछला क्लास पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जी एक नॉमिनल हेड होते हैं, नाम के लिए होते हैं, नाम मात्र होते हैं, सेरेमोनियल हेड होते हैं। जो रियल पावर होती है, रियल पीएम होते हैं, वो हमारे रियल हेड होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। सेम चीज व्हेन यू गो टू स्टेट, यू सी कि यहाँ पे गवर्नर साहब वही नाम मात्र के लिए हैं, सीएम साहब हमारे रियल एग्जीक्यूटिव हेड है। ये शिवराज चौहान जी की फोटो है, लेकिन अभी तो वहां पे सीएम चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं। नाउ अगर दो केस ऐसे हो सकते हैं जहां पे क्या होगा, मैटर बहुत हैवी हो जाएगा। जैसे क्या, लोकसभा है, अब लोकसभा में इतनी मेजोरिटी चाहिए होती है 545, ओके ठीक है, लेकिन किसी की मेजोरिटी नहीं आ पा रही, सब अटक गए, कोई भी ऐसा 272 का आंकड़ा छू नहीं पा रहा, फंस गए सबके सब। अब जब भी 272 273 वाला नंबर किसी का नहीं आ पाया, ऐसे केस में क्या करें? और दूसरे केस में जिस समय सीरियस, बहुत ही ज्यादा गंभीर हादसा हो जाए, जैसे क्या, हमारे प्राइम मिनिस्टर सडन डेथ हो जाए, इनकी डिमाइस हो जाए, ऐसे में क्या होगा? ये चीज सोची नहीं किसी ने। तो ऐसे ऐसे केस हुए, इसके बाद समझ में ये आया कि हाँ, अगर मेजोरिटी नहीं है, पहले केस में क्या होगा? हंग पार्लियामेंट है। हंग पार्लियामेंट मतलब क्या होता है? हमारे राष्ट्रपति जी थे नीलम संजीवा रेड्डी जी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस समय अपने मर्जी से पर्सनल डिस्क्रेशन यूज करते हुए चौधरी चरण सिंह जी को क्या बना दिया? गठबंधन का मुखिया बना दिया, और आप बोल दिया कि साहब आप हो प्राइम मिनिस्टर, अब आप करो डिसाइड। अब इसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन प्राइम मिनिस्टर को अब प्रूव करना पड़ेगा अपनी मेजोरिटी अपने पार्लियामेंट में। पहले हमने बना दिया है, बाद में आप प्रूव कर सकते हो एक रीजनेबल टाइम के अंदर। ये जब रीजनेबल टाइम के अंदर जब इनको प्रूव करना होगा, ऐसे केस में ये अपना अगर प्रूव करना है तो ठीक है। जब ऐसा केस हो जाए, तो ऐसे केस में हमारे हमारे राष्ट्रपति थे जैल सिंह जी, तो इनके जैल सिंह जी के सामने एक बड़ा क्वेश्चन आ गया कि हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी डेथ हो गई इन दी ऑफिस। ऐसे केस में हमें कोई पता ही नहीं आगे ऑब्वियस सक्सेसर कौन होने वाला है। तो अब इन्होंने उस समय पे क्या किया? इन्होंने उस समय पे प्रेसिडेंट को इग्नोर कर दिया। ये क्या है सर? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति नहीं है इसका मतलब होता है कस्टम, कन्वेंशन, ऐसा ही जो फॉलो होता आता है, कन्वेंशन। ठीक है, अब इन्होंने उस प्रेसिडेंट को सॉल्व करने से पहले इन्होंने कहा नहीं रुक जाओ, मैं इस समय देखो, अभी देखो मैम की डेथ हुई है, तो मैं बेटे को, राजीव गांधी जी को अभी बना रहा हूं क्या? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कांग्रेस ने भी पूरा सपोर्ट किया, कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी ने अपने खुद ही बोल दिया कि नहीं नहीं सर, हम मान रहे हैं, डन है। अब हाउएवर आइडिया क्या होता है? जब भी डेथ हो जाए ऑफ द इनकम्बेंट पीएम, द रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स अ न्यू लीडर, अपने आप से ही रूलिंग पार्टी जिसके पास ऑलरेडी मेजोरिटी थी, बस उनके लीडर की डेथ हुई है, तो वो एक नया लीडर चुन लेंगे, और राष्ट्रपति के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय उसी को पीएम बनाने के लिए जिसका कि जिक्र पहले हो गया है, जिसकी पहले सॉल्यूशन आ चुका है। चलो ठीक है, यानी ये हुआ। अब इसके केस के बाद हमें तो इसका समझ में आया, मतलब एक बार वो पीएम सीएम तो बन सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने अगर पीएम बना दिया, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था 1980 में कह दिया था कि मान लिया ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर बना दो, इसके बाद आपको हाउस में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। आपका पहला काम ही होगा अपॉइंटमेंट होते ही आपका, या तो आप मेजोरिटी हमें प्रूव करके दिखा दो, या आप ऑलरेडी आपके इतने ही लोग हैं कि आपको मेजोरिटी की जरूरत ही नहीं हो। ठीक है, इन हम कोई फिक्स टाइम में नहीं लग रहे हैं आपके लिए, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप अभी अगले 10 दिन में ये अपना करके दिखाओ। रीजनेबल टाइम में पर्सन को ये प्रूव करना पड़ेगा नॉट टू प्रूव हिज मेजोरिटी बिफोर ही इज अपॉइंटेड। आप पहले बन जाओ, कोई बात नहीं, आप गद्दी पे आ जाओ, लीडर ऑफ द हाउस हम आपको घोषित कर रहे हैं, बना रहे हैं, नाउ यू हैव टू प्रूव, नाउ यू हैव टू प्रूव। ये एक फैलेसी है हमारे संविधान में, हो सकता है ये आगे चल के ये चीज चेंज हो, किसी समय पे कोई और केस जाए, वहां बोला जाए नहीं साहब पहले मेजोरिटी प्रूव होगी, बाद में हम पीएमसीएम की घोषणा करेंगे। अभी कुछ नहीं है, लेकिन अभी के लिए ऐसा है, पीएमसीएम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकता है। आगे केस और आगे चला, 1997 में केस एक और गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि देखो साहब, अगर आप पीएमसीएम बना रहे हो किसी को, बना लो, क्या बड़ी बात है। अगर पीएमसीएम बना रहे हो आप किसी को, तो आप ये याद रखना कि हमें कोई ऐसा हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह हमें लड़ाई नहीं लड़नी। क्या है यहाँ पे लड़ाई? यहाँ पे लड़ाई ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो वहां का 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो रहेगा,
10 डाउनिंग स्ट्रीट, पता है ना, जो लंदन में जो ये एड्रेस है, दिस एड्रेस इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स का रेसिडेंस, वहां का 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये नाम है। जो इस घर में रहेगा वो कौन होगा? वो होगा हाउस ऑफ कॉमन्स का लोअर हाउस का मेंबर। हमारे यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला फर्क नहीं पड़ता है, 6 महीने के भीतर वो क्या करे, वो कहीं का भी मेंबर बन जाए, यानी कि राज्यसभा प्लस लोकसभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा एनीवेयर, अगर वो किसी का भी मेंबर है हमारे लिए डन है वो। मतलब कि इंदिरा गांधी जी थी, देवगौड़ा जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, ये सबके सब क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे यहाँ पे, और ये राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, ये यहाँ लोकसभा के मेंबर नहीं थे। वह यहाँ पे क्या है, यहाँ जनता का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए, यहाँ जनता का आशीर्वाद चाहिए, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स में आपको आना पड़ेगा। वहां उनका जो अपर हाउस होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन होते हैं? नोबल लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े साहूकार धन्ना सेठ लोग होते हैं, तो वहां उन्हें नहीं फर्क है, जनता के आदमी हो तो जनता की आशीर्वाद से आना चाहिए, तब जाके जनता के ऊपर राज करने लायक हो। ठीक है, हमारे यहाँ पे अब राज्यसभा लोकसभा कहीं से भी आ जाओ, फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी, इस पे कोई दो राय नहीं होगा। जिधर सीएम साहब की डेथ हुई तो अब यहाँ भी केस चलेगा, तो सीएम साहब के वो भी हम देख चुके, तो जम्मू कश्मीर के सीएम थे, तो ऑफिस में रहते रहते चल बसे। अब इसके बाद क्या होता है, गवर्नर साहब के फिर प्रॉब्लम आई, गवर्नर साहब ने कहा आगे मेरे पास तो मैटर ही नहीं है, मैं तो अब कैसे समझूंगा। तो इन्होंने कहा मैं एक चीज करता हूं, मैं अपना इंडिविजुअल अपना जजमेंट लगा सकता हूं। गवर्नर साहब हो सकता है अपने मन का विवेक का इस्तेमाल करें, हो सकता है सेंटर से बात करें, प्राइम मिनिस्टर से बात करें, क्योंकि वो गवर्नर साहब तो अपने सेंटर के एजेंट ही हैं। तो गवर्नर साहब यहां पे जब अपना इंडिविजुअल डिस्क्रेशन यूज कर रहे हैं, दैट मींस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ये आप समझ लो, फॉर ऑल, यहां लिख लो आराम से प्लीज, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, यहां पे ही इज कंसल्टिंग, क्या ही इज कंसल्टिंग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ठीक है, ही इज कंसल्टिंग हु हु प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट अपने आप से मन से सलाह दे देंगे क्या? नहीं, ये सलाह कौन देगा इनको? पीएम प्लस बाकी मिनिस्टर्स। ठीक है, मिनिस्टर्स, ऐसे समझ लो आप इसको। गवर्नर साहब ने अपने मन का विवेक का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा मुझे दिख रहा है रूलिंग पार्टी के पास जिसके पास मेजोरिटी थी, उनके सीएम नहीं रहे, अब रूलिंग पार्टी या तो अपने आप मुझे बता दे नाम कि इनके पास अगला कौन है नाम, अगर नहीं है नाम तो मुझे अगर सॉरी अगर मुझे अपना विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो ऑफ कोर्स मैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं कहां जाऊंगा? प्रेसिडेंट साहब से पूछने, यानी सेंटर से पूछने, जिसने मुझको अपॉइंट किया है, मैं उनसे जाके बात करूंगा कि लाओ साहब बताओ क्या करना है मुझे ऐसे केस में। और यहां पे अगर गवर्नर साहब के पास चॉइस आ जाए रूलिंग पार्टी की तरफ से कि रूलिंग पार्टी कहते हैं नहीं साहब हम हमारे सीएम साहब चले गए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सीएम साहब की जगह पर अभी वाले सीएम रहेंगे, मेजोरिटी हमारे पास तब भी है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या होगा? अब यहां पर गवर्नर साहब का कोई चॉइस नहीं है, फिर गवर्नर साहब बोलेंगे अच्छा ठीक है भैया मर्जी थी आपकी तो कर लिया आपने। नाउ व्हेन टू प्रूव मेजॉरिटी इन द हाउस, ये क्वेश्चन आया। यहां पे संविधान ने तो कुछ नहीं बताया, संविधान ने कहा हम नहीं जानते, हो सकता है समय कम लगे ज्यादा लगे, पर वो बस इतना कहता है संविधान कि पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी। अब बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज अ सीएम, चलो भैया ये भी चीज नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे क्या है, गवर्नर मे फर्स्ट अपॉइंट एज अ सीएम, बाद में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करता रहे वो विद इन अ रीजनेबल पीरियड, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था उससे। चलो ठीक है, ये भी केस क्लियर है। इसके बाद आगे चलो, यही सीएम साहब हैं। अब अगर सीएम साहब के यहाँ अपनी विधानसभा है खाली, और अगर कुछ कुछ सीएम साहब है जिनके पास विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में हम देखते हैं कि दोनों जगह काम हो सकता है। मतलब कि 164 आर्टिकल क्लॉज ये कहता है हमारा 164 कि एक पर्सन जो कि मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, विधानसभा का, ही कैन बी अपॉइंटेड एज सीएम, बशर्ते वो 6 महीने के भीतर क्या करे, किसी भी हाउस में वो अपना चुनाव करवा ले। ही शुड बी इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों चीज में से कोई एक चीज हो जाए, उसकी क्या दिक्कत है? अब यहां पे संविधान कहता है सीएम मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेस, जहां पे भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे अपना विधान परिषद हो, फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे यही केस था जो हमारी मैम का इलेक्शन हुआ था, और हमारी मैम का जो इलेक्शन हुआ तो उस समय वो इलेक्शन ऐसा हुआ कि वो नहीं हो पाया उनसे, फिर बाईपोल हुआ, दोबारा चुनाव हुआ, और वो उसमें वो जीती। चलो ठीक है, थोड़ी गर्मी लग रही है, इसको जरा हटा देते हैं। इतनी सर्दियों का समय, दिसंबर का महीना है, क्रिसमस का एक दिन एक ईव है, और हमें यहाँ लग रही है गर्मी स्टूडियो में। चलो कहानी शुरू करते हैं आगे की। यहाँ पे जब गवर्नर साहब किसी का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एस सीएम, तो कई सारे कंट्रोवर्सी हो रखी है, हमारे यहाँ पे खूब हुई है। अब इस कंट्रोवर्सी को सुलझाने के लिए एक कमीशन आया था जिसकी हमने स्टडी कर ली है। हमने स्टडी करी, हमने समझा कि अच्छा मैटर तो बड़ा हैवी है। मैटर में क्या है कि सरकारिया कमीशन एक बना था, याद करो, सेंटर स्टेट रिलेशंस चैप्टर हमने पढ़ा है, कवर किया, दोनों सेंटर स्टेट इंटर स्टेट रिलेशन, उसमें हमने सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन समझी थी मोटी मोटी। इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी एटलीस्ट 200 प्लस, बहुत ज्यादा। उस कमीशन की रिकमेंडेशंस में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट था फॉर व्हाट, फॉर सेंटर स्टेट रिलेशन। मतलब कि गवर्नर साहब जब जा रहे हैं किसी स्टेट में एज गवर्नर बन के, तो गवर्नर जब वो अपना रोल निभाएंगे, उनका एक रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सीएम साहब का अपॉइंटमेंट करना है।
गवर्नर साहब का टास्क ये है, ही इज टू सी दैट द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। उनका टास्क ये है, गवर्नर साहब सरकार देख ले कि बन रही है कि नहीं, और उनका काम ये नहीं है कि सरकार खुद ही बैठ के बना रहे हो। नहीं 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 नहीं, ये अपनी पॉलिसीज, अपना अपना कुछ भी सिद्धांत अपना नहीं लगाएं। ये खाली ये देखें कि कौन सा सीएम, कौन सी मेजोरिटी, कौन सी रूलिंग पार्टी है। अगर यूपी की बात करें तो यहां पे अगर बीजेपी पार्टी हो, सपा पार्टी हो, बसपा पार्टी हो, और कोई अपने कांग्रेस पार्टी हो, तो इन पार्टीज के बीच में अगर कुछ भी गठबंधन हो रहा है, जो भी हो रहा है, पार्टी हो या कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज हो, जो भी अपनी मेजोरिटी बोल रहा है, ये बोल रही है कि हम क्लेम कर रहे हैं साहब हमें बनाओ, तो गवर्नर साहब की जिम्मेदारी है कि वो उन्हीं को बनाएंगे। ठीक बात है। ये इनके ऊपर ये एक रिकमेंडेशन थी सरकारी कमीशन की। चलो ठीक है। अब सीएम साहब, अनलेस ही और शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी which has absolute majority in the legislative assembly, क्या हो सकता है? should seek a vote of confidence in the legislative assembly within 30 days of taking over। should लिखा है, should है, याद रखना, यहां पे shall नहीं है। ये एक रिकमेंडेशन है, ये खाली एडवाइस है। इस कमीशन ने इतनी सारी रिकमेंडेशन दी है, ये सिफारिशें हैं, मतलब कि ये बात कह रहे हैं अगर ऐसा कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। बस ये बात हो गई। आगे बढ़ो। जब भी अगर कोई, अब हमारे सीएम साहब के पास एक और प्रॉब्लम आ जाएगी। इफ देयर इज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैविंग एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, देन द लीडर ऑफ दैट पार्टी शुड ऑटोमेटिकली बी आस्क्ड टू बिकम द सीएम। कोई इसमें दो राय होगा ही नहीं। अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब क्या है? 50% प्लस 1। अगर 50% ब्रीच हो गया है, 50% से ज्यादा वो उनके पास अपने एमएलए हैं, देन उस गठबंधन को या उस पार्टी को, सिंगल पार्टी के लीडर को ही बोलो अपने आप कि मालिक आप बन रहे हो सीएम, क्योंकि आप ही के सारे हुक्म से ये सारे के सारे एमएलए आपके साथ हैं। नाउ जहां मेजोरिटी नहीं है, वहां क्या होगा? ऐसी कोई पार्टी नहीं है तो गवर्नर यहां पे शुड सेलेक्ट अ सीएम फ्रॉम, कहां से? अमंग द फॉलोइंग, ऐसे कुछ कुछ क्लॉजेस में से। कैसे ढूंढेंगे ये? क्योंकि इनको बोलेंगे कि मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा, आप में से बताओ कौन सबसे दमदार है। पहला तो एक कोई गठबंधन हो पार्टीज का जो कि इलेक्शन से पहले बन गया हो। इलेक्शन से पहले ही लोग खड़े हो जाते, कहते हैं हम सब साथ हैं, हम तुम पार्टी हमारी पार्टी हमारी पार्टी, हम सब साथ हैं, और अगर हम लोग खड़े हो गए, हमारा 50% ब्रीच हो गया, तो हम सरकार में आएंगे। ये चीज होगी। सबसे पहली कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो तब चलो नीचे क्या है? लार्जेस्ट सिंगल पार्टी टेकिंग द क्लेम, कि वो क्लेम अपना दिखा रही हो। एक लार्जेस्ट पार्टी है, मान लो उसकी 50% नहीं है, उसके पास हाउस में सीटें हैं 37%, मान लेते हैं 37% सीटें हैं, 37% कोई मेजोरिटी नहीं हुई है। अब ऐसे केस में लार्ज सिंगल पार्टी से पूछा जाएगा, क्या आप दम लगा सकते हो? क्या आप औरों का सपोर्ट लेके, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट्स, क्या आप अपना दम दिखा सकते हो हमको, हम आपके लीडर को सीएम बना दें? अगर ये नहीं मिल रहा हो, कोई पार्टी कहते हैं नहीं साहब मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, हो सकता है ये सब आपस में एक साथ हो जाए, मैं अकेले रह जाऊं, ये भी हो सकता है। एक पोस्ट इलेक्टोरल कोalition हो सकता है, यही तीसरी चीज है। जो बाकी ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं नहीं साहब अब तो हम सब साथ में हैं और खाली इस पार्टी को हराना है, तो इसका मतलब है कि एक पोस्ट इलेक्टोरल कोalition हुआ है। चुनाव के बाद कुछ पार्टियों ने कहा है अब हम साथ में आ रहे हैं, हम यहां पे विद ऑल द पार्टनर्स, जो भी होंगे कोalition में, हम सब मिलकर सरकार बना लेंगे गठबंधन की। हो गया काम खत्म, बन जाएगी सरकार। जो 37% किसी एक पार्टी मेजोरिटी है, बाकी कितनी गई? 63% दूसरी तरफ। और अब अगर वो सब साथ में हो एक साथ, गेम ओवर, वो लोग जीत लाएंगे। एक पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस हो सकता है एक पार्टी का, कैसा? विद सम ऑफ द पार्टीज इन द अलायंस फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, और कुछ कुछ रिमेनिंग पार्टी जो होंगी इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट्स, वो सपोर्ट करेंगी गवर्नमेंट को आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। वो सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगी, वो बोलेंगे हम आपके साथ हैं, जब भी आपको हाँ या ना बुलवाना होगा एमएलए के साथ, हम आप तो पैनिक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये पार्टीज वर्ड है, पार्टीज, इसको थोड़ा सा पैनिक लिख दिया है। हाँ वैसे पार्टी पैनिक में क्या फर्क ही है ना? पार्टी, ठीक है। क्या लिखोगे इसको? IES। नाउ ठीक है, ओके, ये हो गया। तो अगर कुछ पार्टी ये भी कह रही हो कि साहब हम सरकार इस सरकार में हम बैठेंगे नहीं, हम इस सरकार को गिराने में काम आ सकते हैं कभी आगे चल के, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो एक पार्टी है, मान लेते हैं ये है, इसमें एक जो मेजोरिटी है उसके पास इतना है, पर अभी भी उसको ये आधे से ऊपर ये अपना क्रॉस करना है, तो ये कह रहे हैं जो इंडिपेंडेंट्स होंगे, बाकी लोग होंगे, कि हम आपको सपोर्ट करेंगे ऐसा करने के लिए, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, हम साथ हैं आपके, सरकार का हिस्सा नहीं है, हम बस खाली आपका काम देखेंगे। अगर आपका काम, आपकी पॉलिसी, आपके एक्शंस, आपकी स्कीम, आपके कानून अगर हमें अच्छे नहीं लगे, हम सपोर्ट खींच लेंगे। जिस दिन हमने सपोर्ट खींचा, अगले दिन आपको क्या पास करना पड़ेगा? विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन। वहां आप गए, सरकार गई, सरकार आउट। यानी ये जो एमएलए बैठे हैं, जो रिमेनिंग पार्टीज बैठी हुई हैं, वो सरकार में अंदर नहीं है, सपोर्टिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, सरकार के बाहर बैठे हैं। चलो ओके डन, ये चीज समझ में आ गई। अब एक और चीज हो सकती है, जब नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, कुछ जाए गवर्नर साहब के पास और बोले कि मालिक प्रॉब्लम होने वाली है। कैसी? क्लेम ऑफ द इनकम्बेंट सीएम,
टू कंटिन्यूड मेजोरिटी सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर को ये नहीं करना चाहिए कि हमारे जो सीएम साहब हैं उस इशू को मेजोरिटी सपोर्ट से सुलझाएं, क्या करें, उनको अपने आप से नहीं करना चाहिए। प्रूडेंट कोर्स फॉर हिम क्या होगा, वुड बी टू कॉज द राइवल क्लेम्स टू बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मतलब क्या है, मतलब ये है, अगर जो इतना हिस्सा बैठा हुआ है, ये वाला हिस्सा, अगर ये जाए गवर्नर साहब के पास, ये लोग गवर्नर साहब के पास जाए और ये बोले मालिक वी हैव द चांस, क्या चांस है आपके पास कि सरकार बना लेंगे हम, बना लोगे, अपने आप बना लोगे, कैसे, कि देखना अभी तुम। तो अगर ये वाले लोग एनसीएम लेके आ जाएं, या ये वाले लोग खुद अपना टेस्ट दिखा दें अपना विधानसभा में, तो भी सरकार बना लेंगे ये। मतलब कि इनका जो क्लेम है, वो इनका जो राइवल्स का जो क्लेम है, वो विधानसभा की फ्लोर पर टेस्ट होगा। मेजोरिटी लोग हाथ उठा के बोलेंगे कि हाँ हम इस राइवल फैक्शन के साथ हैं, या हम इस अपोजिशन पार्टी के साथ हैं, जितने भी एमएलए जो भी हैं, तो तब हो सकता है ये चीज। चलो ठीक है, ये 4 ऐसे पैमाने होंगे जो गवर्नर साहब को मानने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि ऐसे ऐसे हो सकता है। अब चलो वापस लेफ्ट साइड में पेज के अगले पेज पे आ जाओ कि पीएम साहब की ओथ, टर्म, सैलरी कैसी कैसी होगी। तो राष्ट्रपति जी पहली बात तो शपथ दिलवाते हैं इनको। शपथ 2 तरह की होती है कि ऑफिस के कार्यकाल के लिए शपथ कैसी होगी, और इस ऑफिस से जुड़ी हुई कुछ सीक्रेसी। इस ऑफिस, क्योंकि आप देश की हाईएस्ट चेयर में बैठने जा रहे हो जो सरकार चलाने वाली है। अब इस चेयर पे अगर आप बैठोगे तो जाहिर बात है कि आपको ऐसी बातें पता होंगी जो आप पब्लिक में नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी, 2 चीजें हो गई। सीक्रेसी क्या होती है कि मैं किसी भी व्यक्ति को, आई विल नॉट रिवील टू एनी पर्सन या पर्सन्स एनी मैटर दैट इज ब्रॉट अंडर माई कंसिडरेशन, जो मेरे पास कोई मैटर आया है एज अ यूनियन मिनिस्टर या एज अ प्राइम मिनिस्टर, एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू फंक्शनिंग, फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज। तो अगर मेरी ड्यूटी है कि मुझे अपने पर्सनल सेक्रेटरी से या मुझे चीफ सेक्रेटरी से मुझे ये चीज डिस्कस करनी है, तो मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरा काम करने के लिए जरूरी है। पर मैं आदित्य सर को रात में फोन करके लॉ मिनिस्टर ऐसे ऐसे बनाने से पहले ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हें पता है मैं 2-3 नए कानून लेके आने वाला हूं। ये चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कोई भी प्राइम मिनिस्टर आउटसाइड पर्सन से रिवील टू एनी पर्सन, या इनसाइड पर्सन भी हो, जिससे कि उसको जरूरी हो बात करना, तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। इसके ओथ ऑफ, जो हमारे ऑफिस में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के ओथ ऑफ ऑफिस में होता है कि मैं बिल्कुल संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, आस्था सब कुछ रखूंगा, ठीक है। सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया बनाकर अपना पूरी बरकरार रहेगी। मैं कॉन्शियसली, फेथफुली डिस्चार्ज करूंगा अपनी ड्यूटीज को। मैं ऑल मैनर ऑफ पीपल के साथ आई विल डू राइट, आई विल डू राइट बाय ऑल ऑफ द पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और मुझे यहां पे कोई भी लॉ फॉलो करते हुए मैं कोई भी इल विल के मैं किसी के प्रति कोई डर की भावना, कोई फेवर की भावना, कोई अफेक्शन, इल विल नहीं रखूंगा, ठीक है। मैं ईमानदारी से काम करूंगा। चलो ओके, डन करते हैं, आगे बात करते हैं। इधर प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल जो होता है वो एक इशू है। प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल, वैसे तो देखो आप बोलोगे सरकार 5 साल की, सरकार 5 साल रहती है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सरकार नॉर्मल कार्यकाल में होती है, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी इंजॉय कर रहे हैं तो कोई इशू ही नहीं है। मतलब कि मेजोरिटी इंजॉय कर रहे हैं, मतलब कि राष्ट्रपति जी कैन नॉट डिसमिस हिम। साफ बात है। जहां प्राइम मिनिस्टर की जो मेजोरिटी खतरे में आई, जहां प्राइम मिनिस्टर की मेजोरिटी पे डाउट हुआ, मतलब कि लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, दैट मींस ही मस्ट रिजाइन या प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम। दोनों केस में जो संविधान में टेक्निकल वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब क्या प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के मन का है क्या? नहीं। डज नॉट मीन दैट द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द पीएम एट एनी टाइम। संविधान में जो लैंग्वेज यूज हुई है वो लैंग्वेज यूज होती है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्लेजर ऑफ किंग कह लो, ये उन लोगों की लैंग्वेज है इंग्लिश कॉमन लॉ की, प्लेजर ऑफ किंग। मतलब कि ऐसा पुराने कार्यकाल में, पुराने समय की तरफ चलो, जरा पीछे चलो, सन 1200-1300 में, ठीक है। अब इस समय पे क्या है, इस समय पे देखो इंग्लैंड में पार्लियामेंट थी, वेस्टमिंस्टर हाउस बन गया था। अब वहां पे प्लेजर ऑफ किंग, उस समय किंग था तो ताकतवर, कुछ भी कह लो, किंग ने कितने स्पीकरों को मरवा दिया। मतलब कोई भी स्पीकर जो होता था वहां की लोकसभा का, वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का, वो जाता था राजा के पास, और वो राजा के पास जाके बोलता था कि मालिक हमारी पार्लियामेंट ने ये काम पास करने वाली है, देखो 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 कितना अच्छा है, कितना बुरा है। तो राज्यसभा तो अच्छा, राजा ने कहा इधर दिखाना जरा कानून, और अपने किसी पीए को दिया, जरा पढ़ के बताना क्या लिखा है इसमें। तो पीए ने कहा मालिक बहुत वेरी वेरी बैड न्यूज। तो राजा ने स्पीकर को वापस लौटने ही नहीं दिया, शूट द मैसेंजर, स्पीकर गॉन, स्पीकर को टांग दिया उठा के। मतलब कि ये हो गया था कि 7-8 स्पीकर तो मारे गए हैं इसी चक्कर में राजा के यहाँ। तो प्लेजर ऑफ किंग वहां पे इंपॉर्टेंट हो रहा था। ये टर्म चलता आ गया आगे तक, आप आगे तक हमने राजा से कहा राजा ऐसे मत मारो यार, हमारा स्पीकर है वो, हमने बिठाया था बेचारे को गद्दी पे, तुमने उसको टांग दिया। तो इन्होंने कहा नहीं, तो फिर बताओ क्या करना है। तो राजा से हमने ये वाली डिस्क्रिप्शनरी पावर छीन ली कि यार तुम यार, अरे तुम राजा आदमी हो, मतलब तुम कुछ भी कर ले हो। तो उन्होंने कहा ये तो मैं राजा हूं, तभी तो मैं राजा हूं। उन्होंने कहा नहीं ऐसे मत करो, किसी को मारो मत। तो प्लेजर ऑफ किंग जो है फिर एक फॉर्मल टर्म रह गया बस खाली, वही प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट हमारे चलता हुआ आ गया। हमारे राष्ट्रपति जी ऐसे नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो लेकिन अब ये चीज चल तो गई, मजा आ रहा था लोगों को कि यार प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वर्ड अच्छा है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यूएस में भी यूज होता है। क्या यूज होता है वहां यूएस में? जब फॉरेन सर्विस में जाओगे और आप जाके किसी और देश में डिप्लोमेटिक अपने मिशन पे हो, वहां पे एम्बेसी में हो, तो यूएस के जो डिप्लोमेट्स आते हैं
वो डिप्लोमेट्स को, वो जो होंगे वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं, वहां एक्चुअल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट चलता है। राष्ट्रपति का अगर सुबह मन नहीं हुआ, हटाने का मन है कि मेरा एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड या मेरा एम्बेसडर टू घाना कीनिया हटाना है मुझे, वो 1-2 घंटे में हट जाएगा। मतलब कि वहां प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एक्चुअली यूटिलाइज होता है, एक्चुअली वहां पे काम करता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के अपने मन से नहीं चल सकती। राष्ट्रपति अपने मन से कब करेंगे? जब प्राइम मिनिस्टर की मेजोरिटी खतरे में आ चुकी हो। ये हुआ भी है पहले भी और करना भी पड़ा, क्या करें, मजबूरी रही है। इनकी सैलरी वैलरी जो होती है, जो होती है पीएम की, वो डिटरमाइन होती है बाय द पार्लियामेंट। सही बात है, समय समय पे जैसे जैसे आगे महंगाई बढ़ेगी, खर्चा पानी और देना पड़ेगा, वो दिया जाता है। और ये इनको जो सैलरी अलाउंस मिलती है वो होती है पेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। जो इन्हें बेसिक सैलरी जो भी चीजें आती हैं वो आती है सैलरी अलाउंस ऑफ पेबल ऑफ जो एक एमपी की होती है। एमपी के साथ साथ सैलरी में इनके इंक्लूड होता है कुछ कुछ अलग अलग सैंक्चुअरी अलाउंस, कुछ कुछ एकोमोडेशन जो इनको फ्री में रहने को मिलता है, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, सारी चीजें हो गई। तो ऐसे मिलता है, ये समझना आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी होती है प्लस अदर अलाउंस एज प्राइम मिनिस्टर जो उनकी जरूरत होती है। सैंक्चुअरी अलाउंस समझ में आता है क्या होता है? सैंक्चुअरी अलाउंस क्या होता है भैया, कोई जना बता दे मुझे। तो ये होता है कि आपके यहां जब कोई गेस्ट आते हैं, आपके यहां जब कोई आपको कोई दावत देनी होती है, दावत, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये चीज। ठीक है, नाउ चलो आगे, हम आगे चले। हमने कहा लाओ इधर क्या चल रहा है स्टेट में, तो स्टेट में भी कहानी एकदम सेम है, कहानी बिल्कुल सेम चल रही है। सीएम साहब का जब ऑफिस में आते हैं वो, तो उन्हें शपथ कौन दिलवाता है? गवर्नर साहब। ये गवर्नर साहब बैठे हैं, देखो यहाँ पे, ये खड़े होकर शपथ दिलवा रहे हैं। अब गवर्नर साहब शपथ दिलवा रहे हैं योगी जी को। तो जब ये शपथ दिलवा रहे थे उस समय इन्होंने भी 2 तरह की शपथ दिलवाई। पहली बात तो जो ऑफिस की ओथ होती है वो, और सीक्रेसी की ओथ होती है वो, दोनों चीज हो गई, क्लियर हो गई। अब आगे चलो, सीएम साहब जब अपनी शपथ लेते हैं तो ही स्वेयर्स दैट ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे कोई भी ऐसा सीक्रेट, कोई भी ऐसी बात जो कि उनके सामने आई होगी किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे उन्हें जरूरत नहीं है बात करने की। बाकी जो ओथ के पार्ट है अगेन सेम है, बिल्कुल ठीक है। टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज माय ड्यूटीज एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज माय ड्यूटीज, ठीक है, एंड टू डू राइट टू ऑल मैनर्स ऑफ पीपल। सेम टर्म ही सेम है, लैंग्वेज ही सेम है। बस मुझे ये बता दो, ये जो ओथ लिखी है विच शेड्यूल, कहां लिखी है ये सब, विच शेड्यूल, ठीक है, बस मुझे ये जानना है। प्लीज बेटा आंसर, बच्चा ये आंसर कर दो मुझे, जरूरी है ये। नाउ चलो आगे। अब जो इनका टर्म है सीएम साहब का, सीएम साहब के टर्म पे बड़ा गेम हो बड़ा गेम हो रखा है हमारे संविधान में। कैसा? हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज हुई है अगेन वही प्लेजर ऑफ द गवर्नर, क्योंकि स्टेट में गवर्नर है, सेंटर में अपने को तो राष्ट्रपति होते हैं। अब जो गवर्नर साहब हैं वही चीज प्लेजर वाला केस हो गया। प्लेजर तो मतलब प्लेजर, मजा आ रहा है फिर तो गवर्नर साहब को तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे इसका मतलब है प्लेजर मतलब गवर्नर साहब हटा देंगे क्या सीएम को? नहीं, एकदम नहीं। ये जजमेंट हुआ था एसआर मुंबई जजमेंट में, गवर्नर साहब के लिए बोला गया कि गवर्नर साहब कैन नॉट डिसमिस द सीएम, ही कैन नॉट बी डिसमिस बाय द गवर्नर एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द मेजोरिटी। मेजोरिटी है मेरे पास। एसआर मुंबई साहब कर्नाटका के सीएम थे, चले गए सुप्रीम कोर्ट के, देख रहे हो यार क्या, कैसे मैं काम करूं, मुझे तो काम ही नहीं करने दे रहे। तो अगर लेकिन जहां सीएम साहब अपनी मेजोरिटी लूज कर दें, कॉन्फिडेंस अपना खो दें, कहां? विधानसभा में, गेम ओवर। ये मस्ट रिजाइन या फिर गवर्नर विल डिसमिस हिम। सैलरी अलाउंस कैसा? सेम होता है, वही अलाउंस मिलता है विच आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अलावा साथ में क्या मिलता है? सैंक्चुअरी अलाउंस मिलते हैं, जो कि अलग से गुजारा भत्ता खर्चा जो भी होता है, सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। नाउ फ्री अकोमोडेशन होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, मेडिकल फैसिलिटी होती है। ऑफ कोर्स चीजें जरूरी है क्योंकि काम करने के लिए इतनी खर्चा जो हो रहा है उसको कोई उठाए, वहन करे। नाउ चलो आगे। अब प्राइम मिनिस्टर के कार्य के जो कामकाज होते हैं, जरा एक बार ये देखो कितने कामकाज होते हैं। जैसे क्योंकि उनका अपना मंत्रिमंडल होता है, अकेला प्राइम मिनिस्टर कैसे डिफेंस और फॉरेन और सारे काम कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपने अपने मिनिस्टर चाहिए। तो जो मिनिस्टर होते हैं उनके सारे वजीर होते हैं उनके, ये उन वजीरों के सबके हेड होते हैं ये, ठीक है, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये। अब यही डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा मिनिस्टर कौन बनेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर जी ने बोल दिया कि आदित्य सर को मुझे बनाना है लॉ मिनिस्टर, तो राष्ट्रपति जी के पास कोई चॉइस ही नहीं है। राष्ट्रपति इज बाउंडेड बाय द रिकमेंडेशन। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तो कहा है, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है, मुझे करना पड़ेगा वही बात। और मैं एज अ लॉ मिनिस्टर, अब मेरे पास समय होगा 6 महीने के अंदर मुझे किसी भी हाउस का मेंबर बनना है, चलो ठीक है। एलोकेट्स एंड रीशफल्स द वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। कल को मुझे दे दें कि नहीं साहब तुम लॉ भी संभालो, तुम आईटी भी संभालो, और मुझे दे दें कि नहीं साहब तुम लॉ भी मत संभालो, आईटी मत संभालो, तुम घर जाओ अपने, ये भी हो सकता है। तो ही कैन डिसमिस ऑल्सो। राष्ट्रपति जी को बोलेंगे, राष्ट्रपति जी आपने अपॉइंट करवाया था इनको, शपथ दिलवाई थी आपने मेरे कहने पे, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं उसको हटाओ, तो राष्ट्रपति डिसमिस भी करेंगे, ठीक है। कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन ऑल्सो, या तो प्यार से कहते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति जी को बोलेंगे जरा इसको डिसमिस करो क्योंकि मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है, ये भी हो सकता है, ठीक है। प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ सीओएम। जहां जहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जहां जहां पे मंत्रिमंडल पूरा बैठेगा, उसका मंत्रिमंडल का हेड कौन होंगे, मुखिया कौन होंगे, सबसे अच्छी मीटिंग में जो चेयर होगी वो किनकी होगी? प्राइम मिनिस्टर की होगी, ठीक है। अब
कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द सीओएम। कैसे? अगर प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया, रेजिग्नेशन या डेथ ऑफ इनकम्बेंट पीएम, क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द सीओएम। अगर प्राइम मिनिस्टर जो कि पहले है अमंग्स द इक्वल्स, फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स, अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया तो पूरा सीओएम गॉन, सेवा समाप्त। मैं कहता रहूंगा मालिक मुझे अभी तो बनाया था लॉ मिनिस्टर, मेरी तो अभी कार्यकाल शुरू नहीं हुआ। उन्होंने कहा हो गया, प्राइम मिनिस्टर गए, रास्ता बाहर, आउट, सीधे। ऐसे होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो चेंज होता है। जैसे क्या, कभी किन्हीं मंत्रिमंडल में से किसी को एक एक्स्ट्रा बाहर दे दिया, एक्स्ट्रा मिनिस्ट्री दे दी, किसी से ले ली गई, किसी से हटा दी गई, जो भी होता रहता है। चलो ठीक है, ओके डन, ये तो हो रहा है इधर। अब सीएम साहब उधर क्या कर रहे हैं? सीएम साहब उधर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिस्पेक्ट में ही इज ऑल्सो द सेम। कैसे? गवर्नर साहब उन्हीं को अपॉइंट करेंगे जो सीएम साहब बोलेंगे जिसको। तो गवर्नर साहब अपॉइंट्स ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द सीएम। अब सीएम साहब इधर अपने अपने स्टेट में क्या करेंगे? वो एलोकेट करेंगे, रिशफल करेंगे, डिसमिस कर सकते हैं, रिजाइन करवा सकते हैं सीएम को, नहीं सॉरी, जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उनको। और मिनिस्टर्स की जब जब बैठक होगी सीएम साहब के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन को, और उनकी चेयर पहली होती है। वो सीएम साहब ही डायरेक्ट्स, गाइड्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ होल ऑल द मिनिस्ट्रीज। ठीक है। अगर सीएम साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया, रेजिग्नेशन या उनकी मृत्यु हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो भैया क्या होगा? गेम ओवर, सरकार गई। रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर क्या होगा? क्रिएट्स अ वैकेंसी विच द सीएम मे और मे नॉट फिल। लेकिन अगर सीएम साहब की डेथ हुई, अगर सीएम साहब चले गए, ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। गेम ओवर, कोई सुनवाई भी नहीं है, कोई सुनेगा ही नहीं। चलो अब आगे चलो, हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है इधर प्रेसिडेंट के लिए। तो जब राष्ट्रपति जी से जब मिलने जाते हैं, तो हमारे पीएम साहब के लिए ये लिखा हुआ है इतना संविधान में, खाली आर्टिकल 78 खाली इतनी बात कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइमरी मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन क्या? बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मंत्रिमंडल है, जो चुन के आया लोकसभा में से, राज्यसभा में से, पूरा बैठ के ये लोग सरकार में है, ये सरकारों के बीच में, सॉरी, ये सरकार और राष्ट्रपति के बीच में जो एक ब्रिज है, वो ब्रिज कौन है? पीएम है। पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट कि मेरी सरकार आपके नाम पे क्या क्या फैसले लेने वाली है। ठीक है। हम प्रेसिडेंट से उम्मीद रखते हैं, प्रेसिडेंट साहब कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, राष्ट्रपति जी कभी भी ऐसी चीज बोल सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपकी सरकार इस पे क्या सोचे हुए है। और देखो उल्टा ये भी हो सकता है, राष्ट्रपति जी एक चीज और कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे इन 70-75 मंत्रियों में से एक मंत्री ने एक डिसीजन लिया है, तुम्हारा सारा बाकी मंत्रिमंडल क्या उससे सहमत है कि नहीं है, मुझे उस पर विचार चाहिए आपका। तो कंसिडरेशन ऑफ सीओएम के लिए कोई भी ऐसा मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? ये क्या है? ये जो दोनों ये जो चीजें हैं हमारी रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन अफेयर्स एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स। मतलब क्या है कि संघ के कामकाज कैसे होते हैं, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, और इसके अलावा नए नए कानूनों के बारे में बिजनेस। और ये क्या है हमारा? न्यू एक्ट्स, कानून, लॉज, लॉ, कुछ भी कह लो उसको। इसके अलावा पीएम साहब और क्या क्या करवाते हैं? पीएम साहब राष्ट्रपति से बोलते हैं कि मालिक अब नई वैकेंसी आ गई है, काहे के लिए? कोई नए की ऑफिशियल बनाने के लिए। मतलब कि अगर हमें नया अटॉर्नी जनरल चाहिए, अगर हमें नया सीएजी चाहिए, हमें नया देखो चेयरमैन चाहिए यूपीएससी का, या इलेक्शन कमीशन में नया चेयरपर्सन चाहिए, नए हमारे जो भी चाहिए, तो अब पीएम साहब के कहने पे राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं इन सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स को, बड़े बड़े पद को। ये आपका करियर है, ये आपका डिसीजन हो रहा है, आपके फैसले हो रहे हैं। चलो ठीक है। इधर क्या चलेगा साहब? इधर यहाँ पे गवर्नर साहब से कैसी बात कर रहे हैं सीएम साहब? यहाँ हो रही है अलग ही लड़ाई झगड़े, यहाँ मतलब तकरार ही रहती है। तो ज्यादातर समय सीएम और गवर्नर साहब के बीच में मुठभेड़ होती रहती है। अब सीएम साहब वैसे तो देखो मेजोरिटी है उनके पास, क्यों? क्योंकि वो गवर्नर साहब के सामने वो जाते खड़े होते, कहते हैं विधानसभा में मैं राजा हूं, मतलब कि मैं सीएम, आर्टिकल 167 जो कहता है, जो वहां पे आर्टिकल 78 है, वो आर्टिकल यहां पे कह रहा है कि मैं हूं आपका और मेरे सरकार के बीच का ब्रिज, मुझसे बात करो आप खाली। सेम चीज जो उधर राष्ट्रपति जी पूछते हैं, जो 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 उधर राष्ट्रपति जी कहते हैं कि मुझे इंफॉर्मेशन लाके दो, वो इधर सेम काम गवर्नर साहब करवाते हैं। गवर्नर साहब अगर कोई मैटर इंडिविजुअल कोई मिनिस्टर ने ले लिया है, तो उसको सीओएम साहब को तो पूरे सीएम साहब को मंत्रिमंडल के लिए विचार करने के लिए दे सकते हैं। सीएम साहब ही या सीएम मैम ही, इस केस में मैम, बाकी अलग जगह तो सीएम सर है। नाउ ही एडवाइजेस द गवर्नर किस चीज में? कि कोई नए अपॉइंटमेंट होने हैं स्टेट के अंदर, जैसे क्या क्या? एडवोकेट जनरल होते हैं, चेयरमैन मेंबर्स होते हैं ऑफ एसपीएससी होते हैं, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं। इन चीजों में ये मुझे बताओ, चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका अपॉइंटमेंट अगर गवर्नर साहब कर रहे हैं, तो क्या रिमूवल गवर्नर साहब करेंगे या कोई और करेगा? प्लीज आंसर बेटा, प्लीज, मजा आ जाएगा अगर तुम आंसर दे दोगे तो, खुश हो जाएगा मेरा दिल, तबियत खुश हो जाएगी। नाउ जब पीएम साहब अपने जाते हैं पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में जाते हैं, तो अगर ये गए लोकसभा में, तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली ही इज कॉल्ड अपनी लोकसभा का लीडर ऑफ द लोअर हाउस। यानी कि ये राष्ट्रपति जी को समय समय पे समन करते हैं, नहीं सॉरी, एडवाइस देते हैं कि आप समन करो लोकसभा को, या आप लोकसभा को प्रोरोग कर दो सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट।
समझ में आता है? समन मतलब क्या होता है? बुलाना। प्रोरोग मतलब फाइनल एंडिंग ऑफ सेशन, ओवर डन हो गया। ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑल्सो टू प्रेसिडेंट। ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट के पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये सब काम बताते हैं। अगर राष्ट्रपति जी को ये बता रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं पीएम साहब कि मेरी लोकसभा जिसका मैं लीडर हूं, उस लोकसभा को भंग कर दो आप प्रेसिडेंट साहब, तो प्रेसिडेंट कहेंगे क्या जो बात बोल रहे हो तुम्हारे कानों में जा रही है? तो राष्ट्रपति बोलेंगे कि सोच लो, मैं कर दूंगा अगर आप कह रहे हो तो। पीएम साहब कह रहे कर दो, मुझे चाहिए ही नहीं ये ऐसी लोकसभा। तो हो सकती है वो, बशर्ते पीएम साहब मेजोरिटी अपनी गेन करे हुए रहे लोकसभा में। ठीक है, चलो आगे। अब इधर सीएम साहब क्या कर रहे हैं? इधर सीएम साहब अपने लीडर हैं अपने हाउस के, विधानसभा के, और ही आल्सो एडवाइज द गवर्नर, सेम कहानी के लिए, क्या समन करो या प्रोरोग करो। ही कैन आल्सो रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को कि भंग कर दो, कोई जरूरत नहीं है। गवर्नर साहब कह देंगे मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच लो। फिर इसके बाद फिर ही अनाउंस द गवर्न, जो भी सरकारी पॉलिसी होती है स्टेट की, ऑन द फ्लोर ऑफ द विधानसभा। करेक्ट, सेम चीज चली, कुछ फर्क नहीं मिला अभी तक। इनकी बाकी अदर पावर्स देखो, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ही इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ कई सारी बॉडीज, जैसे क्या, नीति आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया है, प्लानिंग कमीशन जो पहले हुआ करता था उसका, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, जितने भी नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल होते हैं, उन सारे बड़ी बड़ी जगहों के कंट्री की फॉरेन पॉलिसी की जिम्मेदारी इनके कंधों पे है। ठीक है, ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन सरकार। जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मतलब पूरी सरकार उससे सहमत होगी होगी ऑफ कोर्स। ही इज द चीफ क्राइसिस मैनेजर ऑल्सो। देश में कोई पॉलिटिकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी इमरजेंसी आ जाए, कोई आपदा आ जाए, यू गो टू हिम, यू आस्क फॉर द प्राइम मिनिस्टर के मालिक क्या करना है आगे बताओ। फिर ही इज द ही इज द पर्सन जिससे लोग मिलना चाहते हैं, वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हो, जो भी कोई आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो, जो लोग आते हैं तो सरकार के, क्योंकि वो मुखिया हैं, एज अ लीडर ऑफ नेशन, वो जाते हैं वहां पे पार्टी के अपने, वो अपने जो अपने सत्ता के, अपने पूरी पार्टी के वो सारे लीडर होते हैं बड़े वाले, सर्विसेज के, आपके जो भी सर्विस होगी, जिस भी सर्विस में आप जाओगे, आपके फाइनल पॉलिटिकल हेड ही इज देयर। भले आप फाइनेंस सेक्रेटरी हो, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी हो, ठीक है, आपके बॉस कौन हुए? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर के बॉस कौन हुए? पीएम साहब, है ना? तो यानी आपके अल्टीमेट पॉलिटिकल हेड कौन है? आपके सर्विसेज के पीएम। ठीक है, यही होगा, ऐसे ही मान लो। अब क्लियर हुई बात, समझ में आई? यहाँ क्या चल रहा है? इधर यहाँ पे सीएम साहब अपने अपने स्टेट में पूरा धमाका कर रहे हैं। कैसे? स्टेट के प्लानिंग बोर्ड के मुखिया हैं ये, ठीक है। ही एक्ट्स एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल। कुछ याद आया? चमका? जो हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन में हम कई जगह देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इंटर स्टेट ऐसे काउंसिल बने हुए हैं, जोनल काउंसिल होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं उन एरियाज के विकास के लिए, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, ये वाले जो जोन्स होते हैं, इन जोन्स के काउंसिल्स बनते हैं अपने अपने। और इन जोन्स में क्या होगा, जैसे अगर साउथ की बात कर लें, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, जो तेलंगाना, और हमारा पौंडीचेरी भी आएगा उसमें, सब कुछ आएंगे, ये सारे स्टेट्स, इनमें इनके सीएम जो होंगे रोटेशन पे, उसके उसके अपने वाइस चेयरमैन बने रहेंगे। चलो ठीक है, होल्डिंग ऑफिस फॉर अ 1 ईयर टर्म। ठीक है भैया, होम मिनिस्टर होते हैं चेयरपर्सन इस पूरे जोनल काउंसिल के, और उसके अपने जो सीएम होते हैं वो होते हैं वाइस चेयरपर्सन, एक एक साल के रोटेशन पे। चलो, इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं ये, ओके। और गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, जो नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल होता है, उसके मेंबर होते हैं, जिसके हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। समझ में आई बात क्या हुई? नीति आयोग, जो नीति आयोग है, उस नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल होता है, उसमें कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर प्लस उनके कुछ यूनियन के मिनिस्टर प्लस सारे स्टेट्स के सीएम। तो जो सारे स्टेट्स के सीएम हैं वो मेंबर हैं ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल आल्सो एंड गवर्निंग बॉडी ऑफ नीति आयोग आल्सो। ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट की सरकार। ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। इन्हीं का काम है, इन्हीं के मत्थे आएगी सारी समस्या जो स्टेट में होगी। तो पॉलिटिकल लेवल पे हो, इमरजेंसी कोई भी लग रही हो, ये इन्हें सुननी है तारीफ भी, इन्हें सुननी है गाली भी, तो ये होगा। अब इसका मतलब है एज अ लीडर ऑफ द स्टेट ही मीट्स क्या? वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, कहते हैं साहब आपके फैक्ट्री लगानी है आपके यहाँ पे स्टेट में, आपके यहाँ पे लैंड चाहिए, आपके यहाँ पे ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे। ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस ऑल्सो। जैसे आप स्टेट में हो तो आपके ऊपर तो यही है ना, सबसे ऊपर के बॉस। चलो, हमारे यहाँ पे ये अंबेडकर जी का कहना था कि भैया हमारे प्रेसिडेंट जो हैं और जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं अलग अलग हैं। हमारे यहाँ पे एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंट। अगर आपको यूएस प्रेसिडेंट से कोई कंपेयर करना है तो हमारे यहाँ कौन माना जाएगा? वो हमारे यहाँ माना जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ना कि हमारे हमारे राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर इज द वन जो रियल डील है, जो कि रियल थिंग है, वहां पे है असली पावर। चलो ओके गुड। कई सारे जितने भी हमारे जो हमारे लीडर्स थिंकर्स रहे हैं पुराने जमाने के, इन लोगों ने, पॉलिटिकल साइंटिस्टों ने बोला है, लॉर्ड मोरली साहब है, इनको आपको याद आ जाना चाहिए। हम इनको कहाँ पहले देखे हैं, इनका हमने कहाँ पहले रुझान सुना है, इनकी बातें कहाँ सुनी है। तो इनका कहना था लॉर्ड मोरली साहब का कि जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज वॉट, ही इज अ प्राइमस इंटर पेरिस। मतलब कि मिनिस्टर सारे इक्वल्स होते हैं, पर जो पीएम है वो फर्स्ट है अमंग्स द इक्वल्स, एंड ही इज द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट। बस इन्हीं के सामने सब कुछ है। आपको कैबिनेट आर्च समझ में आती है क्या होता है?
आपने अगर पुराना डिजाइन देखा हो अंग्रेजों की बिल्डिंगों का तो वो ऐसी होती है कुछ, ये आर्च बनी, ऐसे बना दी और ऐसे बना दी, ठीक है। अब ऐसे जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग को, ये दरवाजे का ऊपर का हिस्सा है ऐसे का, ठीक है। इसमें जो ये वाली जो बिल्डिंग, इसमें जो ये वाला जो ईंट होती है, सबसे ऊपर की ईंट, जो कि पूरे को रोके हुए होती है, क्योंकि इसमें सारी ईंट ऐसे होती है एंगुलर, ठीक है, ऐसे ऐसे होती है। तो जो प्राइमरी, जो सबसे ऊपर की आर्च है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये पूरा ऐसे टिक रहा है, उसकी वजह से वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है। चलो ठीक है। इनका कहना था, हमारे लॉर्ड साहब हैं सर विलियम वर्नर हार्कर्ट, तो इनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर क्या है? वो है इंटरस्टेलस लूना माइनोरिस। मतलब क्या है ये? मतलब कि ही इज अ मून अमंग्स द लेसर स्टार्स। बाकी तो सब सितारे हैं, ये है चांद, ये है चंद्रमा, ये है सुंदर आदमी। तो इनका इनका ऐसा कहना था। ये सब बड़े खुश थे अपने प्राइम मिनिस्टर से, तो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख डाली। चलो ठीक है। हमारे इवॉर्ड जेनिंग्स आप क्या कहते हैं कि ही इज रादर अ सन अराउंड विच द प्लैनेट्स रिवॉल्व, ही इज द कीस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल रोड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन लीड टू द प्राइम मिनिस्टर। इनकी बातें ऐसी हैं। चलो ठीक है। ये सारे ब्रिटिश लोग हैं, तो इनके ब्रिटिश लोगों का थोड़ा बोलचाल जो होती है बड़ी बड़ी फ्लुएंट होती थी, बड़ी ज्यादा फ्लैम्बॉयंट होती थी। तो एच हमारे लस्की साहब ने बोला, इन्होंने बड़ी सीधी बात बोली। इन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, इनकी जरा रिश्ता सुनो। प्राइम मिनिस्टर इज सेंट्रल टू इट्स फॉर्मेशन। प्राइम मिनिस्टर के होने की वजह से क्या है? उस कैबिनेट में जान है, उस कैबिनेट में अंत भी प्राइम मिनिस्टर से ही होगा। साफ बात है। द पिवट अराउंड विच द एंटायर गवर्नमेंटल मशीनरी वर्क्स रिवॉल्व्स, वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है। उसमें कोई और बात ही नहीं होगी। गवर्नमेंट इज द मास्टर ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट। ये कौन बोल रहे हैं? HRG ग्रीव्स और ये लस्की साहब बोल रहे हैं। ये एक्चुअल वर्ड्स हैं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग बोले हैं, जो आप लिखोगे। मुनरो साहब ने जैसा लिखा है, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। इन्होंने रामजी म्यूअर साहब ने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर इज द स्टीयर्समैन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। तो ये सारे इनके टर्म्स हैं, लैंग्वेज है, ये बस लैंग्वेज है खाली। मेक सेंस, वर्ड्स लिखने में अच्छे लगते हैं, एस्से में आपके, ऑप्शनल में आपके, जो जो भी आप पढ़ते हो, तो दिस इज वेयर ये सारे वर्ड चमकते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, या जैसा भी आपको मन करे। नाउ चलते हैं आगे। तो प्राइम मिनिस्टर का ब्रिटिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में तो पूरा रोल इन्हीं का ही रह गया, प्राइम मिनिस्टर का। अब प्राइम मिनिस्टर को जब सरकार चलानी होती है, सारे डिसीजन ले रहे हैं वो अपनी कैबिनेट से मिलजुल के, पूछ पाछ के, दैट मीन्स हम उसको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलते? इनका कहना था ये क्रॉसमैन साहब का, कि भैया सब चीज तो प्राइम मिनिस्टर ही कर रहा है। पोस्ट वॉर एपॉक क्या है? पोस्ट वॉर जो समय आ गया है, एरा आ गई है, वो ऐसी हो गई है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है फ्रॉम द कैबिनेट सरकार टू प्राइम मिनिस्टरियल सरकार। इट इज ऑल अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ओनली। प्राइम मिनिस्टर को हाँ में हाँ है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब इधर हमारे जो कैसा रिश्ता निभा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जब रिश्ता निभा रहे होते हैं ये अपने पीएम और राष्ट्रपति से, तो अभी तक हमने देखा सीओएम के साथ रिश्ता, कि सीओएम के और अपने राष्ट्रपति के बीच में ब्रिज है, ठीक है। पार्लियामेंट के बीच में, और ये क्या है, पार्लियामेंट के लीडर ऑफ द हाउस है ये, ठीक है। इधर जब ये राष्ट्रपति के साथ अपना रिश्ता निभा रहे होते हैं, तो उस रिश्ते में इनके में जो मिठास है वो कैसे है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है आर्टिकल 74 की वजह से, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मुखिया कौन है? प्राइम मिनिस्टर एज इट हेड, ठीक है। ये है प्राइम मिनिस्टर जो एड और एडवाइस देते हैं, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ये है 42nd अमेंडमेंट में जो चेंज हुआ, हमारे यहां पे बोला गया कि राष्ट्रपति जी वही करेंगे जो इनके भैया कहेंगे, यानी जो इनके प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, कि ठीक है। अब इसका मतलब है 44 में बोला गया कि जो भी प्रेसिडेंट, क्या होता था पहले, अगर राष्ट्रपति के मन में डाउट है कि प्राइम मिनिस्टर तुम जो एडवाइस दे रहे हो ना, सोच लो दोबारा, बदनामी होगी, बहुत ज्यादा बर्बादी होगी, बेइज्जती होगी, तो प्रेसिडेंट मे आस्क टू रिकंसिडर द एडवाइस। लेकिन क्या हुआ? 44th अमेंडमेंट आया, 44 में बोल दिया गया अगर प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया वापस कि यही करना है, तो एडवाइस इज बाइंडिंग आफ्टर रिकंसिडरेशन। मैंने सुन ली, सोच ली आपकी बात, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन, नाउ डू इट। तो अब राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं। राष्ट्रपति कहेंगे यार बदनामी तो मेरी होगी यार, तो राष्ट्रपति बोलेंगे भाई सिग्नेचर मेरा है यार, तू ऐसे ऐसे क्यों? तो अब प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे इससे मतलब नहीं मुझे, मैंने किया है, मैंने सोच लिया, मुझे चाहिए। तो अब राष्ट्रपति कह भी रहे हैं कि मान जाओ यार, इतना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही होगा, मैंने मेरा मन, मुझे करना है, मेरा मेरा राज, ठीक है भैया। ये तो 74 था कि एड एंड एडवाइस। 75 कहता है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। Ministers shall hold office during the pleasure of the president. The council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people. ये जो लिख रहा है आपको, ये लाइन यहां से लेके यहां तक की, ये लाइन है जो सब कुछ हमारी डेमोक्रेसी का बेडरॉक है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं कितने भी रंग लगा दूं कम पड़ जाएंगे। हर एक वर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब चीज जो आपको यहां पे रंग दिख रहे हैं, ये सारे के सारे
ये जो एक लाइन है आर्टिकल 75 इज द सोल वेरी रीजन हमारी डेमोक्रेसी बची हुई है। मतलब कि हाउस ऑफ द पीपल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। दिस इज द वेरी फंडामेंटल बेडरॉक ऑफ अवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बस आंसर खत्म। आई बात समझ में? अब चलो जरा इधर कहानी क्या चल रही है। तो आर्टिकल 78 हमारे जब प्राइम मिनिस्टर से बात करने गए हैं तो पीएम साहब, क्योंकि हमारे मंत्रिमंडल के ब्रिज हैं, पीएम साहब वही काम करते हैं जो उनको समझ में आता है, जरूरी है। और राष्ट्रपति जी कोई उनसे अच्छी खासी बात पूछ सकते हैं, बात बता सकते हैं। अपने मिलते हैं मंथली वीकली, जैसे मिलते होंगे, हमें हमें जानकारी नहीं है इनकी, ठीक है। तो जैसे जैसे यूनियन अफेयर्स के कोई भी कामकाज होंगे सरकार के, वो साहब ये बताएंगे, जाके बोलेंगे साहब अच्छा देखो हमारा ये कानून लाने वाले हैं, तैयार रहना, पेन लेके बिल्कुल रेडी रहना, आएगा सिग्नेचर तुरंत साइन करने हैं। चलो ठीक है, डन, आगे बढ़ो। यहां क्या चल रहा है इधर सीएम साहब के साथ? यहां चल रही मुठभेड़। आर्टिकल 163 तो 63 कहता है कि एक सीएम साहब, जैसे वहां पे पीएम है, यहां पे भी होंगे, सीओएम होगा और उनका सीएम होंगे एज द हेड। ये क्या करेंगे? गवर्नर साहब को एडवाइस देंगे अपने स्टेट के अंदर कि जो करना है ऐसे करना है, वैसे मैं बताऊंगी, वही करना है, वो आना है, वो जाना है। चलो ठीक है। 164 आर्टिकल सेम चीज ये बात कह रहा है कि सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, और गवर्नर साहब बाकियों के और जो मंत्रिमंडल है उनको अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। करा लो भैया। इसके बाद क्या होगा? मिनिस्टर्स तभी तक ऑफिस में रहेंगे जब तक कि प्लेजर ऑफ गवर्नर चल रहा है। यहाँ पे गवर्नर का प्लेजर यहाँ जरूरी नहीं है। ये जो लिखा है वर्ड खाली लिखने के लिए है बस, इसका ज्यादा अच्छा काम है नहीं, प्रैक्टिकल यूज नहीं है। नाउ इधर हमारा सेम चीज, असेंबली की, जो स्टेट की विधानसभा है, उसके लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे कौन? हमारे सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ओके, आगे चलो। 167 कहता है कि सीएम साहब की जिम्मेदारी है क्या करने के लिए? कि गवर्नर साहब को सारे डिसीजन बता दो जाके कि साहब मेरी सरकारी फैसला लेने वाली, आपके नाम पे साइन कर देना आके। चलो ठीक है। और गवर्नर साहब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, कुछ बतवा सकते हैं टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, या जो भी करवाना हो। और गवर्नर साहब अगर कुछ चाहे तो वो ये भी कह सकते हैं कि आपके काउंसिल ने पूरा फैसला सोचा नहीं, आपके मंत्रिमंडल ने एक विचार करो, आपके यहाँ एक मिनिस्टर ने, सिंगल मिनिस्टर ने कोई एक फैसला ले लिया है, उस पर सीएम साहब आपका मंत्रिमंडल पूरा विचार विस्तार कर ले तो ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है, इससे पहले कि नाक कट जाए। अब ऐसे कुछ सीएम भी रहे जो आ गए हमारे यहाँ, कहाँ? सीएम पद से उठते हुए प्राइम मिनिस्टर तक। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी, ये क्या थे पहले? ये बॉम्बे स्टेट के क्या थे? सीएम थे। हमारे चरण सिंह जी, हमारे अनडिवाइडेड यूपी के, उस समय पे अनडिवाइडेड यूपी में क्या क्या होंगे? यूपी प्लस वॉट, ठीक है, इसके सीएम थे ये। फिर इसके बाद 2 बार बने, 67-68 में, फिर 70 में बने। चलो ठीक है। इसके बाद ये क्या बने? हमारे पीएम बने। नाउ आगे बढ़ो, और भी है। वीपी सिंह जी, वीपी सिंह जी के बाद हमारे नरसिम्हा राव जी, तो ये सबके सब आंध्र के ये अपने सीएम थे, ये भी यूपी के सीएम थे। ये सब लोग सीएम पद से छोड़ के एमपी बने, एमपी से बन के फिर सरकार में गए। हमारे देवगौड़ा जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे, तो ये भी गुजरात के सीएम थे, अभी जाके पीएम बने। ओके, नाउ हमारे इधर क्या चल रहा है? जब जब ये चुनाव हो रहे होते हैं, कोई सरकार अपनी जा रही होती है, नई सरकार आने वाली होती है, उस केस में एक क्या, जो इंटरिम समय चल रहा होता है, उस समय क्या करें? केयर टेकर सरकार, ये है वो। तो केयर टेकर सरकार का काम कुछ होता है। क्या काम है सर? काम ये है कि हमारे संविधान ने ये बात क्लियर ही नहीं बताई कि केयर टेकर सरकार कैसे काम करेगी। एक सिचुएशनल अरेंजमेंट, एक फंक्शनल नेसेसिटी है, जरूरी हो जाएगा जिस समय भी हमारे कोई सरकार अगर एक जा रही हो, दूसरी आ रही हो, उस समय पे ये टेम्पररी व्यवस्था होगी कि जब ट्रांजिशन करना है, इधर से उधर जाना है, आना है, जाना है, उस समय राष्ट्रपति जी बोल सकते हैं केयरटेकर सरकार से कि मालिक एक काम करो, तुम ऑल्टरनेट सरकार जब तक आने वाली है, चुनाव नया होगा, उस समय पे आप रहो, जब तक रेगुलर सरकार आनी जाती है तब तक यहीं पे आपको बैठना है, आपको ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट व्यवस्था रखनी है, हमें अभी तैयारी करनी नई सरकार की। तो आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होने, जो हटने वाले हैं, they may have to hold charge till the new council of ministers, till the conclusion of elections and formation of new सरकार। जब तक नई सरकार के मंत्री लोग शपथ नहीं ले लें, तब तक पुराना मंत्री वहां से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। हालांकि वो कोई बड़े कदम भी नहीं उठा लेगा, पर वो उसको बस केयर टेकर सम्मान में, उसको बस इसलिए रह रहा है कि हाँ कोई बड़ी आपदा आ गई तो संभाल लेंगे। ये इसीलिए केयर टेकर सरकार को बहुत ही लिमिटेड रोल अपना दिया गया है। तारकुंडे कमेटी इसीलिए आई थी 74-75 में। इसने कहा था कि केयर टेकर सरकार जब भी हो तो वो क्या करे? वो इनिशिएट ये ना करे, अनाउंस ना करे कोई नई पॉलिसी, वो कोई नए प्रॉमिस, कोई नए वादे ना दे दे, कोई नए अलाउंस, कोई लोन, कोई सैलरी इंक्रीज ऐसा करके नहीं चली जाए जाते जाते, कुछ नया ऑफिशियल फंक्शन ऐसा होल्ड नहीं करे जो कि लगे कि अरे ये तो साहब, ये तो मिनिस्टर साहब का होना चाहिए था, ये यहाँ पे तो मिनिस्टर साहब को फीता काटने जाने थे, लेकिन पहले ये देखो यही काट गए, ये पुराने वाले थे। तो केयरटेकर सरकार जो है इज ओनली मैनेजिंग द रूटीन एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो नॉर्मल कामकाज, डेली कामकाज होना होता है, बस उतना ही हो जाए, उससे ज्यादा वो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी ना लेके भाग जाए, ये नहीं करवाना है। चलो ठीक है, अभी भी कहानी खत्म नहीं है। ये कहानी हुई आगे जब 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 हमारे राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी जी थे, तो उन्होंने कहा था कि अब चुनाव होने वाले हैं, अब मैं हटा रहा हूं, लोकसभा को डिसॉल्व कर रहा हूं, ओवर, डन।
इस समय उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ मैं कुछ कम्युनिके दे रहा हूं। कम्युनिके मतलब होता है कुछ ऑर्डर, कम्युनिकेशन, कुछ ऑर्डर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा अब आने वाले जो सरकार हो उसके लिए इलेक्शंस पहली बात तो पीसफुल होंगे, फ्री होंगे, फेयर होंगे, खत्म बात, ये तो होनी होनी है। साथ ही गवर्नमेंट, मेरी सरकार, मेरे नाम से जो सरकार चल रही है, विल नॉट टेक डिसीजंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऐसा कौन सा डिसीजन जिससे कोई नई पॉलिसी बन जा रही हो, या जिससे कोई नई स्पेंडिंग खर्चा होने वाला हो सरकार का, या जिससे कोई नया सिग्निफिकेंट ऑर्डर ऐसा है जिसका कि बहुत बड़ा आगे कलेश, आगे आगे फंसेगा वो, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव डिसीजन कोई नहीं होगा। दूसरी बात, वर्क ऑफ एन अर्जेंट नेचर, कुछ अगर तबाही वाला काम हो जाए, एकदम एकदम तहलका वाला काम हो जाए, वर्क ऑफ एन अर्जेंट नेचर इन्वॉल्विंग द नेशनल इंटरेस्ट विल नॉट बी हेल्ड अप। हम उस काम को जरूर करेंगे जिस काम से पूरे देश की रुकावट कुछ ना कुछ फंस रही हो, तो हम उसको जरूर हम ऐसे नहीं करेंगे, उसको भी कर दें इग्नोर कि नहीं नहीं सरकार आएगी तो ही करेगी, हम नहीं जानते, नहीं, फिर हम करेंगे उसको, ठीक है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला था ये बात को उसी समय पे ही कि जब सरकार का मेंशन नहीं है केयरटेकर का, और केयरटेकर नाम समझ सकते हो अब क्या है, केयरटेकर नाम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए उस समय पे अगर इनको कुछ एक्शन लेना हो तो ले ले, अदरवाइज क्या करना है इनको। फॉर अ केयरटेकर गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड सीओएम जो भी हों, वो अपना नॉर्मल डे टू डे काम करें, ज्यादा उन्हें कोई उदमबाजी नहीं करनी है, ज्यादा उन्हें कोई बड़े काम नहीं करने हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ये क्यों कॉन्स्ट्रेंड है? पहली बात तो ये कि नॉर्मल चलो अकाउंटेबिलिटी जो है थ्रू पार्लियामेंट डज नॉट वर्क। भाई जब पार्लियामेंट नहीं रही है, सरकार तो है, सीओएम तो बैठे हुए हैं, ये जो मंत्रिमंडल है सीओएम, ये इनिशियली क्या है, ये क्या है, एमपीज हैं। एमपीज बनने की वजह से ये लोग गए हैं सीओएम में, ठीक है। जब ये एमपी नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट भंग हो चुकी है, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है इस समय पे। गवर्नमेंट डज नॉट अब्यूज इट्स पोजीशन टू गेन इलेक्टोरल एडवांटेज। ऐसा ना हो जाए हम सोचें कि अरे लो साहब बनने थे प्राइम मिनिस्टर, और देखो हमारे नए सुनने वाले थे, नए ये पुराने वाले छोड़ के नहीं गए, इन्होंने अपना सारा सरकारी जो मशीनरी है यूज कर ली और बन गए दोबारा से पीएम। हमें तो कोई और चाहिए थे, तो ये चीज को बदलना, ये हम चाह रहे थे कि ये चीज नहीं हो, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो केयर टेकर पीएम होता है उसके ऊपर कुछ बंदिशें होती है कि अभी नहीं, आप अगली बार जब आना, अगर आप अगली बार चुन के आ रहे हो सकता है आप ही आ रहे हो क्या पता, तो आप तब कर लेना, अभी कोई बड़े कदम मत उठा लो, ठीक बात है। अब चलो हमारे नए चैप्टर पे, ये क्या है सर, ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो हम इतनी पीछे से बात कर रहे हैं सीओएम की। तो अब जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सरकार चल रही है, इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सरकार में हम एक चीज समझ में आ गई हमको कि अच्छा यहाँ पे सबसे बड़ी मेन चीज होती है कि हमारे एक पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर होता है, जहां से सारे एमपी खड़े हुए हैं, इन एमपी से पैदा होती है हमारी क्या, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक बात है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर प्लस बाकी ये अपने मिनिस्टर्स, तो ये जो सारे मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय द पीएम, ये है रियल एक्चुअल सरकार, प्रॉपर जो हम कहते हैं सरकार, जो वजीर ये सब हैं, तो हमारे बाकी सारे वजीर हैं, हमारे पीएम है वजीर आजम, ठीक है, ऐसे समझो आप इसको, सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट विल मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, इंप्लीमेंट लॉज। पार्लियामेंट की तरफ से एक्ट बन के तैयार होता है, रेडी होता है, फाइनल अप्रूवल होता है, डन होता है, सरकार उसको इंप्लीमेंट कराती है, और जो कानून तोड़ता है उसको सजा देने का काम न्यायपालिका करती है, करेक्ट। इधर चलो कहानी क्या चल रही है हमारे पास, इधर स्टेट में सेम प्रोसेस, एग्जैक्टली सेम, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। जो स्टेट के सीएम हैं, उन स्टेट के सीएम साहब ये बैठे हुए, सीएम मैम है खैर, तो सीएम मैम कहां से पैदा हुई हैं, ये सीएम बनी है बिकॉज ऑफ बीइंग द एमएलए ऑफ लोकसभा, सॉरी विधानसभा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव सेम, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स, सेम चीज, डिट्टो कॉपी पेस्ट, बस कट टू कॉपी, सीधा सीधा हो रहा है। ये वाला जो पन्ना है, इस पन्ने को प्लीज ध्यान देना, इस पन्ने पे सारी चीज क्लियर है। जो जो पिंक पिंक है वो सब क्या है, पॉलिटिकल चीजें हैं। जो जो ब्लू ब्लू चीजें हैं वो है थ्योरेटिकली, उनको न्यूट्रल रहना है, नॉन पार्टीजन की तरह बिहेव करना है। और जो सॉलिड लाइन आपको दिख रही है, सॉलिड लाइन मतलब कि ये है एक्चुअल अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये वाली, ये ऑस्टेंसिबल अपॉइंटिंग अथॉरिटी। मतलब क्या है, मतलब कि राष्ट्रपति जी, डॉटेड लाइन देखो आप, चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर रहे हैं, कहां, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन कर तो रहे थ्योरेटिकली, ऑन पेपर कौन कर रहा है, राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, लेकिन रियल में कौन अपॉइंट कर रहा है, बोल तो ये रहे ना, प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट को अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के कहने पर राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे हैं, कुल मिलाकर तो काम यही हो रहा है, ठीक है। 163 164 स्टेट के लिए है, हमारे आगे लिए क्या है, अभी अपने पीछे देखा था, प्लीज आंसर, प्लीज 70 वाले 2 आर्टिकल है, 74 75 73 कौन से आर्टिकल है जो हमारे प्रेसिडेंट के लिए है, इसके पैरेलल यूनियन के लिए, प्लीज आंसर। चलो अब आगे चलो, हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है। तो हमारा 74 आर्टिकल सबसे पहले ये बात कहता है, सीओएम टू एड एंड एडवाइस, सीओएम विद प्राइम मिनिस्टर एज देयर हेड शैल एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट।
एडवाइज, SE लिखा हुआ है, यहां एडवाइस नहीं लिखा है। एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है, एक नाउन है, एक वर्ब है। एडवाइस देना मतलब है कि एडवाइस देने की क्रिया को कहते हैं। जो एडवाइस लिखा होता है, एडवाइस मतलब कोई एक्चुअल सुझाव, उसका नाम है, नाउन है, ठीक है। हाउएवर प्रेसिडेंट मे रिक्वायर क्या, ऐसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारा क्या करे। अगर मेरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी सलाह दे रहा है मुझे, उल्टी सीधी सलाह, तो राष्ट्रपति मे रिक्वायर द सीओएम कि भाई दोबारा सोच लो यार, क्या करने जा रहे हो। अगर रिकंसिडरेशन हो गया और प्रेसिडेंट के पास वापस आई एडवाइस, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद जो भी एडवाइस दी गई है। जो एडवाइस मिली है उस समय पे, उस एडवाइस को मानना पड़ेगा। एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। ये सरकार का फैसला है। हम मंत्रिमंडल ने पूरा तय कर लिया अपने आप से, हम प्राइम मिनिस्टर की पूरी, हमारी सीओएम ने, मंत्रिमंडल ने बैठक करी है। अब इसको कोई कोर्ट सुनेगी नहीं इस बात पे कि क्या सलाह दी गई थी, क्यों सलाह दी गई थी। नहीं, सरकार का मन है, सरकार चुन के आई है, सरकार कहा के आई है, तो सरकार अब करेगी ये बात। चलो ओके डन। इधर क्या हो रहा है साहब, स्टेट में, भाई स्टेट में चल रही मारामारी। तो स्टेट में क्या हो रहा है, 163 कहता है कि सीओएम होगा। सीओएम कैसे, मंत्रिमंडल ये बैठा है योगी जी का। अब मंत्रिमंडल एडवाइस देगा टू गवर्नर साहब, गवर्नर साहब को वो काम करने पड़ेंगे। गवर्नर साहब कब काम नहीं करेंगे वैसा वाला जो वो कह रहे हैं, एक्सेप्ट इन सो फार एज शी इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज फंक्शंस इन हर डायरेक्शन। जो इनके अपने डिस्क्रेशन में कोई काम हो रहे होंगे तो वो अपने आप करेंगे, अपने मन से करेंगे। अभी जो डिस्क्रेशन है, यही वाला वर्ड जो ही सारा गेम करता है, वेदर मैटर फॉल्स विद इन गवर्नर डिस्क्रेशन और नॉट। अब इसमें बताओ क्या करें। अगर गवर्नर साहब को लगता है कि मुझे सीएम की बात इसमें नहीं सुननी थी और गवर्नर साहब ने डिसीजन कोई ले लिया, तो ले ले। डिसीजन ऑफ द गवर्नर इज शैल बी फाइनल, डन, सेवा समाप्त। वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर। अगर गवर्नर साहब ने कोई काम किया है, ऐसा काम जो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके जिम्मे का है, दैट ही ought or ought not to have acted in his discretion, अगर कोई काम कर दिया, shall not be called in question, हो गया, अब तो काम खत्म हो गया, डन हो गया। इधर जो ये एडवाइस दी जा रही है, ये एडवाइस शैल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, ये भी नहीं हो पा रहा। तो प्रोविजन एम्फसाइज क्या कर रहा है कि अब इनकी जो बीच में वार्तालाप होती है सीओएम की और गवर्नर साहब की, ये वार्तालाप बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। बड़े स्टेट के मैटर होते हैं इसमें, बड़े पैसे की बात होती है, बड़े सिक्योरिटी की बात होती है। तो हम ऐसे मैटर्स को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, ऐसे मैटर्स को बाहर नहीं जाने देते हैं। और इन मैटर्स को अगर कोर्ट में डिस्कस हो जाएंगे तो जाहिर बात है कि पब्लिक हो जाएंगी बातें, ट्रस्ट का इशू हो जाएगा। अब बात करें भी कि नहीं करें, अगली बार बताएंगे भी नहीं, आपको हो सकता नहीं पता, आपको चुपचाप साइन दे दें, खाली एक बिल्कुल खाली पन्ने पे दे दें कि लाओ उसी पे लिख दो बस खाली। इधर शमशेर सिंह केस हुआ था, गवर्नर साहब के लिए बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया सुन लो उनकी, वो सीएम साहब है, वो सीएम का मंत्रिमंडल है अपना, तो जहां तक कि आपको लग रहा है डिस्क्रेशन आपका नहीं है, तो सुनो उनकी बात जो वो कहना चाह रहे हैं। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट पर्सनली, कहां पे, विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या अगेंस्ट, एंड ऑल्सो यू कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर सीएम साहब ने, मंत्रिमंडल ने कोई सलाह दी है, वो सलाह कुछ मैटर करती है, वो देश के लोगों ने चुन के भेजा है उन्हें, वो जरूरी है। इसके बाद वेरेवर द संविधान जहां पे रिक्वायर कहता है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर इज नेसेसरी, इसका मतलब है सेटिस्फैक्शन इज नॉट द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नर, इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ कौन, हमारे सीएम साहब का। इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आई बात समझ में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला शमशेर सिंह केस में कि ये जरूरी है कि पहली बात तो गवर्नर साहब वही करें जो उनसे उनका मंत्रिमंडल कह रहा है, ठीक बात है, ओके। और ये चीज वो ना करें जो ये मंत्रिमंडल ने नहीं कहा हो, ठीक है। दूसरी बात, जब भी हम कहते हैं कि गवर्नर साहब का सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो गवर्नर साहब का मतलब गवर्नर साहब नहीं है यहाँ पे, गवर्नर साहब को मतलब है यहाँ पे इनका सेटिस्फैक्शन इज इंपॉर्टेंट। व्हेन द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, तब गवर्नर साहब को अपना काम करना पड़ेगा जो इनको बोला जा रहा है। आई बात समझ में, क्लियर हुई बात समझ में, ओके। चलो आगे चलते हैं। इधर जो हमारी तो ऊपर तो बैटर पूरा क्लियर है, सुलझा हुआ है। राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ द हाउस को, ठीक है। फिर लीडर ऑफ द हाउस की एडवाइस पे बाकियों के अपॉइंटमेंट होते हैं, क्लियर है। बाकी सारा कोई इसमें डाउट ही नहीं है, ये तो सब बिल्कुल मन से चल रहा है, ठीक है। अगर मिनिस्टर मेंबर नहीं है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, तो भी बना सकते हो। आदित्य तिवारी सर बन गए लॉ मिनिस्टर। इसके बाद लॉ मिनिस्टर बनने के बाद मेंबर मुझे होना पड़ेगा कहां का, किसी भी हाउस का, विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने तक। कोई कहीं बाइपोल हो जाए, चुनाव हो जाए, मैं बन जाऊं लोकसभा का एमपी, मैं बन जाऊं राज्यसभा का एमपी, फर्क नहीं पड़ता, बस बन जाऊंगा किसी भी तरह। एक बार बन गया कहानी खत्म। उसके बाद हमारे यहां पे अगर मैं बन गया हूं और मेरी तादाद, मेरे जैसे मिनिस्टर कई सारे हो गए, तो ये संविधान प्रॉब्लम आ गई। 2003 में अमेंडमेंट आया, संविधान में लिखा गया कि नहीं 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 नहीं, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम ऑल्सो इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। क्यों? क्योंकि एक जो मिनिस्टर होते हैं, ये मिनिस्टर क्या है, ये मिनिस्टर, इनके पीछे पूरा ऑफिस होता है, इनके पीछे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इनके पीछे बहुत सारा मोटरकेड होती है,
समझ रहे हो क्या क्या कह रहा हूं मैं? गाड़ी घोड़ा घर खर्चा बंगला पानी सब चीजें, तो इतना ज्यादा जो खर्चा होता है, ये इतना खर्चा सरकार वहन नहीं कर सकती है। हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको बता रहे हैं कितनी, 15% क्रॉस नहीं होनी चाहिए जितनी भी लोकसभा की स्ट्रेंथ है, मतलब कि 543 इंटू 0.15, बस ये होगी आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जरा ये करो इसको कैलकुलेट और बताओ जरा कितने मिनिस्टर टोटल हो सकते हैं। ठीक है, इसी सीए ने एक और चीज बोली कि डिस्क्वालिफाइड एमपी, अगर आपकी बदनामी हो गई, अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से आप हुए आउट, क्लीन बोल्ड हो गए, दैट मींस यू आर आल्सो नो लॉन्गर द मिनिस्टर नाउ। अब मिनिस्टर भी नहीं रह सकते आप, हो गया आपका काम खत्म, सेवा समाप्त, आउट। चलो ठीक है, इधर मिनिस्टर, अगर आप हो मिनिस्टर तो तभी तक हो जब तक कि राष्ट्रपति जी का प्लेजर आप एंजॉय कर रहे हो थ्योरेटिकली। ठीक है, हमारे प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको माननी पड़ेगी। मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। आर्टिकल नंबर कौन सा? बेडरॉक ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्या नंबर है आर्टिकल का? प्लीज आंसर अभी नाउ। हमारे जो मिनिस्टर होते हैं, ये मिनिस्टर, दे ओन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लोकसभा। ठीक है, इसका मतलब है फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ कमीशन या ओमिशंस। यहां पे अगर आपने कोई काम नहीं किया या कोई काम किया, सारे के सारे मंत्रिमंडल, भले ही हमारे होम मिनिस्टर कोई फैसला ले लें, इसका मतलब ये नहीं है खाली होम मिनिस्टर जिम्मेदार है, नहीं। वी स्विम टुगेदर, वी सिंक टुगेदर। हम एक साथ ही, हम स्विम भी करेंगे, हम सिंक भी करेंगे, हम तैरेंगे भी साथ में, जिएंगे भी साथ में, मरेंगे भी नहीं के साथ, जिएंगे भी नहीं के साथ। ठीक है, हम साथ ही रहेंगे। और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल लोकसभा के सामने भाई देखो, या तो तारीफ पाएगा या बदनामी सहेगा, एक साथ पूरा का पूरा सब मिलके। चलो ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति जी शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू अ मिनिस्टर। वही ओथ और ऑफिस और सीक्रेसी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। तो राष्ट्रपति शपथ दिलवा रहे किनको? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को। चलो ठीक है, इसके बाद सैलरी अलाउंस होते हैं मिनिस्टर्स के, वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। कैसे करता है? जो एमपी वाली होती है, प्लस साथ में सैनिटरी अलाउंस, अपने सारे फ्री अकोमोडेशन, रेंट, जो भी चीजें। चलो, स्टेट में इधर क्या चल रहा है? लफड़ा। स्टेट में लफड़ा क्या चल रहा है? क्या गवर्नर साहब फ्री हैं अपॉइंट करने के लिए किसी को भी सीएम, किसी को भी बाकी मिनिस्टर? नो, एब्सोल्युटली नॉट। जो सीएम साहब को अच्छे लगेंगे वही बाद में बनेंगे मिनिस्टर और ये करेंगे अपॉइंट। चलो ठीक है, यहां क्या होता है? जो छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, इन जगहों पे मैंडेटरी है क्या? देयर शैल बी अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। पहले बिहार में होता था, बिहार में लेकिन अब हटा दिया गया। बिहार वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोविजन बाय द 94 सीए। ठीक है, मतलब क्या है इन स्टेटों में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल्स हमारे ज्यादा रहते हैं, हमारी ट्राइब्स वाली पॉपुलेशन बहुत है, तो अब इन ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए हमें एक सेपरेट मिनिस्टर चाहिए ही चाहिए, हु मे इन एडिशन बी इन चार्ज ऑफ द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इनकी जिम्मेदारी है शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए कि एक मिनिस्टर ऐसा हो ही हो, बस ये इंपॉर्टेंट है। समझने वाली बात ये है, बाकी किसी को मिनिस्टर रखना हो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है मैक्सिमम? तो मैक्सिमम तो देखो, स्टेट की विधानसभा की 15% हो सकती है, मिनिमम कम से कम 12 आपके मंत्री तो हों, कम से कम इतने, 12 नंबर है, ये परसेंटेज है। ठीक है, मंत्री नहीं रहोगे अगर एमएलए नहीं रहे तो। किस ग्राउंड्स पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ये कब हुआ है? इसी 91 सीए में हुआ है, जिसमें कि हमारे पीएम और सीएम, ये जब अभी ऊपर बात करिए सीओएम के लिए, मिनिस्टर का तभी तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक कि गवर्नर साहब खुश हैं उनसे। लेजिस्लेचर के लिए सीओएम जिम्मेदार है। ठीक है, ओके। इसके बाद गवर्नर शैल एडमिनिस्टर द ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द मिनिस्टर, जो हो रही है सामने फोटो में। ठीक है, इनको मिलेंगे सैलरी अलाउंस, जो कि कौन डिसाइड करेगा? स्टेट की विधानसभा डिसाइड करेगी मेजोरिटी के दम पे। चलो ठीक है, अगर मिनिस्टर आप हाउस के मेंबर नहीं हो, बन सकते हो आप, वही बात 6 महीने के लिए बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने में अगर आप मेंबर नहीं बन पाए, आउट, कोई जरूरत ही नहीं है। नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एनी कंसेक्यूटिव पीरियड, फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, दैट मींस आपके लिए दरवाजा बाहर है, आप जा सकते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इधर 77 कहता है कि सरकार का जो भी कामकाज होता है, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कैसा होगा? ये एग्जीक्यूटिव एक्शन जितने भी होंगे सरकार के, शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो आप समझते हो गैजेट, जो आप समझते हो कोई भी रूल्स, कोई भी चीज के जो बनते हैं, वो बनते हैं राष्ट्रपति के बिहाफ पे, राष्ट्रपति के नाम पे। राष्ट्रपति के सिग्नेचर सबसे ऊपर होता है या नीचे होता है, मतलब कि ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। आप राष्ट्रपति के नाम पे कोई भी ऑर्डर आता हुआ देखते हो, शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि मेरे ये मोटर व्हीकल एक्ट में मेरा कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, मोटर व्हीकल रूल्स में नीचे के जो शहर के जो अपने हो, शहर के जो अपने जो कमिश्नर हो, एआरटी ऑफिसर हो, उससे सिग्नेचर करा लो, उसके सिग्नेचर सफिशिएंट है। ठीक है, दैट मींस अगर उस रूल पे सिग्नेचर नहीं है भाई राष्ट्रपति के, तो मतलब क्या वो सिग्नेचर वैलिड, तो मतलब क्या वो रूल वैलिड नहीं है? इट शैल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन।
अगर राष्ट्रपति जी ने खुद ही कह दिया है कि मैं नहीं बनाया रूल, मैं ही कह रहा हूं ना कि मेरी सरकार का काम कैसे चलेगा, ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे काम चलेगा, तो काम ऐसे चलेगा कि मेरे सिग्नेचर हर जगह जरूरत नहीं है। जिला में जो भी कमिश्नर होगा, आरटीओ होगा, जो भी कोई और होगा, आरटीओ होगा, एआरटीओ हो, जो भी हो, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के, उस अधिकारी के सिग्नेचर वहां पे हो जाए। मिनिस्टर जो ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा उसके सिग्नेचर हो जाए। वो कौन कर रहा है? वो राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। ये राष्ट्रपति जी जो ऐसे रूल बना रहे हैं, ये राष्ट्रपति अपने मन से बना रहे हैं क्या? नहीं। ये भी कौन बना रहा है? इनको प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं करने के लिए, तब ये राष्ट्रपति जैसा कर रहे हैं। ठीक है। अब कोई भी ऐसा ऑर्डर जो बन के रेडी है जिस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं है, देन इट शैल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन कि ऑर्डर, कि ये जो ऑर्डर है वैलिड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो राष्ट्रपति के नाम पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये तो बेकार ऑर्डर है, ये तो हम तो चलेगा ही नहीं, इस पर राष्ट्रपति का नाम नहीं है, तो राष्ट्रपति का नाम नहीं है तो मतलब ये रूल है ही नहीं, कोई मानेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अगर राष्ट्रपति ने स्पेसिफाई कर दिया है कि कोई ऑर्डर पे, कोई गैजेट पे, कोई राजपत्र पे मेरा सिग्नेचर नहीं चाहिए, जो कि सरकार के कहने पर किया होगा ऐसी बात, तो वो ऑर्डर तब भी वैलिड रहेगा। बस ये समझाने वाली बात थी। चलो, हमारे जो मंत्रिमंडल जब ऐसा कोई काम कहता है, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स, क्या करने और क्या करने के लिए? फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेड बिजनेसेस, कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट किसके हक में जाएगा, कौन से सेक्रेटरी पे कौन सा काम एक्स्ट्रा जाने वाला है, कौन मीटिंग है कहां पे लगवानी है, सुबह की शाम की, वो सब दिक्कत वो सब अपनी सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है फीचर्स, किस चीज के लिए? स्टेट, सॉरी, सेंट्रल सरकार के लिए। चलो स्टेट की तरफ, सेम कहानी, सेम ए टू जेड। आर्टिकल नंबर चेंज हो गया बस, 166। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट शैल बी एक्सप्रेस इन द नेम ऑफ गवर्नर। ठीक है। शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन रूल्स टू बी मेड बाय द गवर्नर। अभी गवर्नर साहब के इस ऑर्डर को इसलिए कोई चैलेंज नहीं करेगा कि अरे इस पे गवर्नर साहब का सिग्नेचर नहीं है, नहीं नहीं हम नहीं मान रहे इस रूल को। गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट सरकार, और या फिर एलोकेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज ऑफ द हमारे साइड बिजनेस, के कौन सी मिनिस्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा व्यक्ति संभालेगा, कौन सी मीटिंग कहां लगानी है, कौन सा ऑफिस कहां बनेगा, खर्चा होगा जो भी होगा। ठीक है भैया, सेम बात। अब प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं साहब? ये ड्यूटी सीओएम की जिम्मेदारी संभालते हैं, ये सीओएम के ब्रिज बनते हैं, वही जो हमने पीछे देखा था, अभी राष्ट्रपति जी से मिलने जाते हैं जब ये, तो अपना पूरा पूरा बताते हैं कि साहब मेरी सरकार यूनियन के लेवल पे ये काम करने वाली है, या कोई कानून के लेवल पे कोई नया कानून लेके आने वाली है। दोनों बातें हो गई। प्रेसिडेंट साहब सीओएम को पहुंचवाते हैं क्या? कोई रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, कि इस पे चर्चा करो, तुम्हारे सब लोग बैठ के इस पे मुझे चर्चा चाहिए और मुझे आपका रिजल्ट, इस पे आंसर चाहिए। चलो ठीक है। सेम चीज एप्लीकेबल इन दिस आर्टिकल फॉर सीएम एंड गवर्नर। तो जब गवर्नर साहब मिलने जाते हैं सीएम से, या उल्टा होता है सीएम साहब मिलने जाते हैं गवर्नर से, तो सेम चीज होती है, यानी कि वही काम जो अभी पीछे राष्ट्रपति को पीएम कर रहे थे, सेम पैरेलल यहां पे स्टोरी ये लोग करेंगे। डन। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 88 कहता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि हाउस में जब कोई मिनिस्टर होता है, अगर मैं मंत्री हूं, लॉ मिनिस्टर हूं, और मैं लोकसभा में, मेरा इलेक्शन हो गया, मैं जीत गया हूं, इसका मतलब है कि मेरा अधिकार है वहां पे बोलना, वहां पे किसी प्रोसीडिंग में बैठना, वहां पे जाके ऑफ आइदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड एनी कमेटी जिसका मैं मेंबर हूं। ठीक है। मैं क्या हूं? मैं लॉ मिनिस्टर हूं, मैं सरकार में हूं। इसका मतलब है मैं अगर मिनिस्टर हूं, मैं सरकार का अंग हूं, मैं पार्लियामेंट का मेंबर ऑटोमेटिक रहूंगा ही रहूंगा। ठीक है। अब मैं अगर पार्लियामेंट का मेंबर हूं, तो मैं किसी भी लोकसभा के, राज्यसभा में से किसी में भी जा सकता हूं, जब मेरा मन करेगा तब जाऊंगा मैं मुझे बोलने का अधिकार है, मैं जब तक चाहूंगा तब तक बोल सकता हूं। और दूसरी बात, मैं किसी कमेटी का मेंबर बन सकता हूं जिस कमेटी का मेंबर मैं हूं, बस मैं वहां जाके वोट नहीं दूंगा उस कमेटी में। या कमेटी मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कमेटी मतलब है पार्लियामेंट की, कमेटी, पार्लियामेंट की क्या, कौन सी कमेटी? स्टैंडिंग कमेटी होगी, या और कौन सी कमेटी हो सकती है? एड हॉक। करेक्ट। अगर मैं एज अ मिनिस्टर, मैं इस कमेटी का मेंबर हूं, मान लेते हैं कोई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, कोई पार्लियामेंट्री की एड हॉक कमेटी है, तो मैं एज अ मिनिस्टर, क्योंकि मैं सरकार का अंग हूं, अगर मैं उसका मेंबर हूं किसी पार्लियामेंट की किसी कमेटी का, जिस कमेटी में 20-21 लोग होंगे, 31 लोग भी हो सकते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? मैं उसमें जाऊंगा कमेटी में, लेकिन मैं वोट नहीं दे सकता। बस मुझे वोट देने का अधिकार नहीं, क्योंकि मैं तो बायस होगा ना मेरा तो सरकार के प्रति, तो मैं तो सरकार के प्रति अगर मेरा बायस होगा तो मुझे ज्यादा, फिर तो मुझे ज्यादा बोलने का हक होगा, लेकिन वोट डिसाइड करने का हक नहीं होगा मुझे कमेटी में। चलो ठीक है, डन। हमारे इधर क्या गेम चल रहा है 177 में? राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट द हाउस, सेम राइट है। अगर यहां पे मैं एमएलए हूं, एमएलए, पहली बात सुनना पूरी बात, अगर मैं एमएलए हूं तो मैं जा सकता हूं कहां पे? विधानसभा में। ठीक है। अगर मैं मिनिस्टर हूं, मैं जाऊंगा विधान परिषद में भी चले जाऊंगा, क्या दिक्कत है? आई हैव द राइट टू स्पीक, आई कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑल्सो, बट मेंबर ऑफ विधान परिषद, दे डोंट हैव द राइट टू वोट। ना 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 ना, ये चीज नहीं हो सकती। आप विधान परिषद हो बस खाली, एमएलसी, एमएलसी, और इधर आप एमएलए नहीं हो, बस।
ठीक है। एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली, एंड जहां जहां पे काउंसिल है वहां पे भी, एंड एनी कमिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर। जा सकता है बट नो वोट का अधिकार। जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, सेम चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ओके डन। अब नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स, कैसी एडवाइस? जो सीओएम जो एडवाइस देता है वो एडवाइस कैसी होती है? राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए एडवाइस बाइंडिंग होती है। भाई क्या करें, आखिरी में कुल मिला के ये डिसाइड हो चुका है 44th के बाद से कि राष्ट्रपति को अगर कोई एडवाइस आ गई है और उनके मंत्रिमंडल ने एडवाइस दे दी है, प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर दे दी एडवाइस, तो भैया वो एडवाइस माननी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, काम खत्म हो गया। चलो आगे। इधर साहब क्या चल रहा है? 74 में एक दिक्कत ये आ गई, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने 74 आर्टिकल में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इज इट एसेंशियल टू हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 74 इवन एट अ टाइम व्हेन द हाउस ऑफ पीपल हैज बीन डिसॉल्व्ड? अगर हाउस ऑफ पीपल नहीं रहा है, लोकसभा नहीं रही है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस दे रहा है राष्ट्रपति को, उस केस में राष्ट्रपति मानेंगे क्या वो एडवाइस? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव जो होती जिम्मेदारी होती है टुवर्ड्स लोकसभा, वो है ही नहीं। अब अगर लोकसभा नहीं है और सीओएम साहब को एडवाइस देते जा रहे हैं, सीओएम मंत्रिमंडल कुछ भी दे रहा है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति सुनते जाएंगे क्या वो एडवाइस? यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, पहली बात तो ये है सीओएम डू नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। सीओएम जो होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, वो रहता है। एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बात समझना आप। अगर आप एग्जीक्यूटिव पावर यूज कर रहे हो, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, अगर आपने प्रेसिडेंट ने कोई एग्जीक्यूट कर दिया कोई काम, एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ हमारा सीओएम, अगर आपने वो कर दिया कोई काम बिना सीओएम के कहने पे, तो भैया वो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरी बात, ये संविधान के आर्टिकल 74 का वायलेशन है। अगर शमशेर सिंह केस की आप बात याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान कहता है रिक्वायर द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, दैट मींस रिक्वायर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कौन लोग? यहां पर्सनल आपकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अगर मंत्रिमंडल खुश था कोई आपसे बात कहने में, अगर मंत्रिमंडल ने आपको कोई सलाह दी है, तो पार्लियामेंट हो ना हो, क्या करें, मजबूरी का समय ऐसा था, लेकिन पार्लियामेंट ने आपको सलाह, लेकिन सॉरी सीओएम ने आपको सलाह दी है, उस सलाह को आप मानोगे। आपको ऐसी एडवाइस, जो एडवाइस आपको आ रही है प्रेसिडेंट, आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपका मंत्रिमंडल कह रहा है। प्रेसिडेंट, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं ब्रिटिश राज में जो वाइस रॉय होते थे, जो हमारे गवर्नर जनरल होते थे, ये लोग अपने मन से कुछ भी करते थे। हम आपको वो नहीं करने देंगे। बस सेम चीज ये है रोकने के लिए आपको कि भैया सुननी पड़ेगी इनकी। जो मिनिस्टर्स होते हैं इनका अपॉइंटमेंट वही हो रहा है, पीएम साहब के एडवाइस पे राष्ट्रपति जी कर रहे हैं अपॉइंटमेंट। डन, क्लियर है, इसमें तो बात कोई, इसमें डाउट ही नहीं है। इतनी बार तो हम कर चुके हैं इस बात को। नाउ जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, किसी भी हाउस से आ सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। पर्सन को बनना पड़ेगा मेंबर आप किसी भी हाउस का 6 महीने के भीतर। मैं आपको पहले बना सकता हूं लॉ मिनिस्टर अगर मैं पीएम हूं, पर लेकिन आपको 6 महीने के भीतर कहीं से भी इलेक्शन से, नॉमिनेशन से, राज्यसभा में बन जाओ चाहे कुछ भी बन जाओ, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बनना पड़ेगा। कहाँ? हाउस का मेंबर आपको बनना पड़ेगा। आपको अगर कोई काम करना है, कोई एक्शन लेना है, उस काम के एक्शन लेने के लिए यू हैव टू बी क्वालिफाइड फर्स्ट। क्वालिफिकेशन क्या है? बस आप मंत्री बनने के लिए बस आपको हाउस का मेंबर बनना है, दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। इसमें कोई दूसरा दो राय है ही नहीं। ठीक है, चले आगे। जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो राज्यसभा के मेंबर हैं ये, ठीक है। लोकसभा में अपने जाते हैं वोट, ये सॉरी, अपने प्रोसीडिंग का पार्ट लेते हैं, अपने अपने सारी बातें बोलते हैं जाके, लेकिन ही कैन नॉट वोट इन वेयर, कहां पे? जो कमेटी में कहीं भी जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं उसमें, तो वोट नहीं दे सकते, क्योंकि मंत्री का, क्योंकि ये सरकार का अंग है ना, ये सरकार के अंग में हमेशा हाँ बोलेंगे। तो जाहिर बात है जब कोई कमेटी में ये जाएंगे एज अ मेंबर, कमेटी में अगर ये एज अ मेंबर है पार्लियामेंट के, तो जाहिर बात है कि इनको वहां पे वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक बात है, ओके जी, चलो आगे चलते हैं। हमारे इधर मिनिस्टर साहब कैसे कैसी ओथ शपथ लेते हैं? सेम शपथ, सेम ओथ जो हमने प्राइम मिनिस्टर की देखी है, सेम ओथ, सेम टू सेम, डिट्टो कॉपी पेस्ट, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो इसमें। हमारे इधर अगर अगर हमारे भैया जो ओथ हुई थी एक बार, तो ओथ किनकी हुई थी? देवीलाल जी की ओथ हुई थी एज हमारे जो हमारे डेप्यूटी पीएम थे। अब डेप्यूटी पीएम की जो ओथ थी उसको चैलेंज कर दिया गया, अरे देखो साहब कैसी शपथ ली है इन्होंने, हम नहीं मानते शपथ को, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। तो अब क्या हुआ? ये संविधान तो कहता है भाई कि शपथ लेनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर्स को, लेकिन डेप्यूटी पीएम के बारे में, डेप्यूटी पीएम के लिए तो कोई बात ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात सुनो, पूरी बात सुनो। डेप्यूटी पीएम, इसके पीएम के लिए आर्गुमेंट ये है कि अगर आप किसी पर्सन को बोलते हो डेप्यूटी पीएम, इसका मतलब वो खाली एक नाम है, बस वो डिस्क्रिप्टिव नाम है। अब ऐसा डिस्क्रिप्टिव नाम डज नॉट कन्फर ऑन हिम कोई ऐसी पावर या ऐसी कोई चीज जो पीएम को होती है, नहीं। आप डेप्यूटी पीएम, आपको बस एक, वो बस नाम है, ओहदा है, बस खाली कहने के लिए, किसी को खुश करने के लिए। ठीक है, सैलरी इन लोगों की, जो हमारे सीओएम होते हैं, सारे मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी सैलरी डिसाइड होती है बाय द पार्लियामेंट। ठीक है,
इनको पार्लियामेंट की वो जो सैलरी मिलती है वो वही होती है जो एक एमपी को मिलती है, प्लस अलाउंस, बस। ठीक है, समझ में आई बात कि एमपी वाली सैलरी इनको मिलेगी विद अलाउंस, जो इनको मिलेंगे कहां से, इनके मंत्रिमंडल होने की वजह से। ठीक है, समटोरी अलाउंस, गिफ्ट अलाउंस, अपने कोई मेडिकल फैसिलिटी, फ्री अकोमोडेशन चीजें, ये सब वो सब। ठीक है, ओके। इधर सीएम साहब के यहाँ कहानी क्या चल रही है? सीएम साहब के यहाँ जब शपथ लेनी होती है किसी मिनिस्टर को, तो मिनिस्टर को शपथ कौन दिलवाता है? गवर्नर साहब दिलवाते हैं। लेकिन गवर्नर साहब दिलवाते हैं शपथ, शपथ में वही कहानी होती है जो सीएम साहब की शपथ होती है। सेम सीक्रेसी वाली शपथ भी, सेम ओथ ये लेनी पड़ेगी। इस ओथ को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। सैलरी अलाउंस इनकी कौन करेगा डिसाइड? स्टेट लेजिस्लेचर। और इनको सैलरी मिलेगी एज अ मेंबर ऑफ व्हाट? मेंबर ऑफ एसएलए प्लस अलाउंस। ठीक है, क्लियर हुआ बात? इनको मंत्री होने की वजह से सैलरी नहीं मिल रही है, इनको मिल रही है सैलरी एज अ मेंबर ऑफ असेंबली, जिनके साथ अलाउंस है, जिनको के साथ में अलाउंस कुछ समझो, अलाउंस, फ्री अकोमोडेशन, आना पीना, सारा सब, खाना जाना कुछ भी होता है, सब चीजें होती है। चलो ठीक है, अब मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ जिम्मेदारी होती है कुछ। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारियां इनकी हैं कलेक्टिव। मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, कि लोकसभा में सारे के सारे मंत्रिमंडल एक साथ जाते हैं, तारीफ सुनते हैं, गाली भी खाते हैं, एक साथ ही अपने कामों के लिए और ना काम करने के लिए, कमीशन ओमिशन दोनों कामों के लिए। अगर एनसीएम पास हो गया, डन, ओवर, मतलब कि सरकार चली गई। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रति लोकसभा खुश नहीं है, गवर्नमेंट के सामने अगर एनसीएम आ गया, गया, सरकार गई, ये लो मिनिस्टर साहब, ऑल मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स फ्रॉम राज्यसभा। एनसीएम कहां आ सकता है? लोकसभा में। ठीक है, अगर लोकसभा मिनिस्टर्स में के सामने एनसीएम आ गया और सरकार हार गई, तो चाहे आप मिनिस्टर हो फ्रॉम राज्यसभा, फर्क नहीं पड़ता है, आपको भी हटना पड़ेगा, आपको भी छोड़नी पड़ेगी अपनी कुर्सी। ठीक है, मिनिस्टर आप नहीं रहोगे, पर आप राज्यसभा के एमपी रह सकते हो, बस। ठीक है, सीओएम कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑल्सो। कैसे? कि आप पूरी लोकसभा डिसॉल्व कर दो, खत्म ही कर दो पूरी कहानी। लोकसभा, अगर लोकसभा चल रही है, लोकसभा के सामने सब कुछ चल रहा है, कामकाज रोज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर उठें और प्राइम मिनिस्टर बोले कि साहब जो लोकसभा है ना, इस लोकसभा में पूरे पूरे सारे इलेक्टोरेट को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति बोलेंगे मतलब क्या है इसका? कि इसका मतलब ये है कि जो इलेक्टोरेट्स है ना, जो हमारी पूरी जनता है, हमारी जनसंख्या है, उसका सही प्रतिनिधित्व नहीं है इस लोकसभा में। तो प्रेसिडेंट बोलेंगे तुम समझ पा रहे हो तुम क्या कह रहे हो? तो ये बोलेंगे हाँ मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, मुझे हटा दो, ये लोकसभा नहीं चाहिए मुझे। इसका मतलब है राष्ट्रपति मे नॉट ऑब्लाइज द सीओएम ऑल्सो। वो कहते हैं यार क्यों कर रहे हो ऐसा, मतलब क्या है, क्या क्यों चाहिए ऐसा काम? लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कहने पर करना ही पड़ेगा, जाहिर बात है। अब ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर है ये, क्या करने के लिए? टू स्टैंड बाय द कैबिनेट डिसीजंस। वो सुनेंगे ही सुनेंगे क्या, जो भी प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है, जो भी चीज सीओएम ने डिसाइड कर ली है। कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर है, अगर वो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, मान लेते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर अगर बाहर जाके मीडिया के सामने कह दे कि नहीं साहब मैं नहीं मानता हमारे मिनिस्ट्री के डिसीजन को, हमारे प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को, दैट मींस वो मिनिस्टर अब नहीं टिकने वाला। मिनिस्टर अगर डिसएग्री कर गया विद द कैबिनेट डिसीजन, तो मिनिस्टर नहीं रहा वो, एंड इज नॉट प्रिपेयर टू डिफेंड इट, देन ही मस्ट रिजाइन। फिर वो जाए, बाहर जाए, जरूरत नहीं है। जैसे अंबेडकर जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था क्योंकि वो तैयार नहीं थे हिंदू कोड बिल 1953 से। नहीं, उन्होंने कहा था मुझे ये चीज मंजूर नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे मत कहना, वो कहना मुझसे नहीं होगा ये सब। ठीक है, छोड़ दिया उन्होंने। सेम चीज कहानी इधर चल रही है स्टेट में भी सेम है। अगर मिनिस्टर साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर ये लोग फेल हो गए, तो पूरा मंत्रिमंडल गॉन। ऑल मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन इंक्लूडिंग फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो। जो काउंसिल से आते हैं, एमएलसी जो होते हैं, वो हट सकते हैं, सबके सब चले जा सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली सीओएम खुद ही एडवाइस दे सकता है गवर्नर साहब को कि हटा दो, ये भंग कर दो पूरी विधानसभा, तो मुझे नहीं चाहिए, डिसॉल्व कर दो, इसको हटा दो, मैं बिल्कुल नए इलेक्शन से जीत जाऊंगा। तो गवर्नर मे नॉट ऑब्लाइज द सीओएम विच हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। समझ में आई बात क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे कि तुम जो कह रहे हो ना लोकसभा विधानसभा को हटवाने के लिए, गवर्नर साहब के लिए विधानसभा और प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा, ये बोलेंगे यार कैसे हो रहा है, तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं है क्या? तो पीएम सीएम बोल सकते हैं हाँ मेजोरिटी हो नहीं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। प्रेसिडेंट कहेगा मुझे एक बार जरा श्योर करा दो आपके पास मेजोरिटी है कि नहीं। उन्हें पता है पीएम को कि मेरी मेजोरिटी जाने वाली है, मेरी मेजोरिटी अगर गई और उससे पहले बेइज्जती होने से पहले मैं बोल दूं राष्ट्रपति को कि इसको जरा पूरी लोकसभा को भंग कर दो, तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी। ऐसे में राष्ट्रपति बोलेंगे मैं नहीं मानता ये बात, मैं तब मान लूंगा एक बार आप लोकसभा में मुझे दिखा दो आपके पास मेजोरिटी है, तब तो ठीक है। अगर आपने कहा कि लोकसभा में मेरे पास मेजोरिटी है, एनसीएम मोशन में पास कर गया हूं, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं लोकसभा को हटा दो, तब तो मैं हटा दूंगा। उस केस में
दूसरे किसी केस में मैं नहीं हटाऊंगा लोकसभा को, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है लेकिन आप नाखुश हो। इसीलिए हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के सारे मंत्रिमंडल की, हमारे सीएम साहब हो जो भी हो, सबकी बिल्कुल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैबिनेट मीटिंग्स हर किसी को मानना पड़ेगा, जो भी बात हुई है। मिनिस्टर अगर कोई एग्री कर रहा है कैबिनेट डिसीजन से, नहीं मानने को राजी, तो पहले वो मिनिस्टर ही बाहर जाए, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो, चलते हैं आगे। जैसे हमारे सीडी देशमुख जी, तो देशमुख जी ने रेजिग्नेशन दिया था ड्यू टू जो एसआरसी हुआ था, क्या, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कौन सा 1950, आगे क्या लिखूं, 1950, आगे बता दो पूरा ईयर। ठीक है, हमारे आरिफ मोहम्मद जी ने दिया था जब मुस्लिम प्रोटेक्शन जो जो आया था महिलाओं के लिए, तो 86 में जब आपको याद होगा शायरा बानो केस हुआ था, इतना 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 तगड़ा शाह बानो केस हुआ था इतना तगड़ा। उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम वुमेन का प्रोटेक्शन ऑफ जो राइट्स हुआ था ऑन डिवोर्स, तो ये एक्ट आता है। इस आरिफ मोहम्मद जी ने बोला कि मैं इस एक्ट को नहीं मान रहा है, ये मुझे नहीं पसंद आ रहा है, ये आपने क्या किया है। ठीक है, तो इन्होंने दिया रेजिग्नेशन। चलो ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। जो मिनिस्टर्स हमारे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कुछ निभाते हैं अपनी, कैसी कैसी। मिनिस्टर्स क्योंकि ऑफिस में है वो बिकॉज ऑफ द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, एंड दे कुड बी रिमूव्ड इवन एट अ टाइम जब सीओ पूरी पूरी मेजोरिटी एंजॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो मिनिस्टर अगर उनके काम से खुश नहीं है प्राइम मिनिस्टर, तो वो हट सकते हैं, यानी उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कुछ तो है। अंबेडकर जी ने यह बात बोली थी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि इस पूरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम बात करते हैं, आर्टिकल 75 इतना ज्यादा कि साहब बिल्कुल जो सीओएम है, पूरा मंत्रिमंडल झुका हुआ है लोकसभा के आगे, सब कुछ है, ये तभी सब हो सकता है जब प्राइम मिनिस्टर इतना स्ट्रांग हो कि अपने मंत्रियों को, वो खराब मंत्रियों को अपने साथ बर्दाश्त ना करे। Therefore, unless and until we create that office, और उस ऑफिस को ताकत दे, स्टैट्यूटरी पूरी अथॉरिटी दे टू नॉमिनेट एंड डिसमिस मिनिस्टर्स, देयर कैन बी नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि लोकसभा में जो हमारे लोग जाते हैं, लोकसभा में जो हमारे मंत्री, जो हमारे एमपीज हैं, इन एमपीज के सामने क्या है, ये सब लोग जो अपनी सरकार है, गवर्नमेंट है, जिसमें क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सही रखना है, उसके लिए जरूरी क्या है, प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रांग होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर अपने आप से गर्दन पकड़ लेगा किसी की भी, अपने 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 किसी मंत्री की, उस मंत्री की गर्दन पकड़ के वो ये कह सकते हैं कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम या तो हट जाओ या तुम काम करो। जब वो काम नहीं कर रहे हैं, उस मिनिस्टर को बोल दिया जाएगा कि भैया थैंक यू वेरी मच, दरवाजा बाहर है पूरा। सेम चीज गोज फॉर आर्टिकल 164 जो स्टेट में होती है कि सीओएम के पास मेजोरिटी है अपनी विधानसभा में, होने दो। अगर सीएम साहब खुश नहीं है तो गवर्नर साहब को वो एडवाइस दे सकते हैं, गवर्नर साहब विल रिमूव दैट मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम साहब। ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिससेटिस्फैक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ कोई मिनिस्टर, सीएम कैन आस्क हिम टू रिजाइन या एडवाइस द गवर्नर टू डिसमिस हिम। अगर सीएम साहब अपनी गद्दी, अगर वो मिनिस्टर अपनी गद्दी नहीं छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे सीएम साहब बोलेंगे गवर्नर साहब को जरा भेजो पुलिस इसके घर पे, इस मंत्री के घर पे, इसको हटाते हैं अभी यहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। ये क्या है सर, हमारे मंत्रिमंडल जो होते हैं इनके पास कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहले समझो क्यों है लीगल ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटेन में जो अभी हमारे किंग चार्ल्स हैं, तो किंग चार्ल्स इस समय क्या है, वहां के ब्रिटेन के हेड हैं, सरकार, ये पूरी देश के हेड है, क्राउन है वो। ठीक है, अब एक चीज चलती है ब्रिटेन में, किंग कैन डू नो रॉन्ग। वो राजा है, वो अलौकिक है, वो दिव्य आत्मा है, वो ऊपर से ही टपका है, बिल्कुल एकदम जमीन पे एकदम आए हैं, स्वर्ग अप्सरा वो लोग हैं। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अलौकिक जो है, जो व्यक्ति जो दिव्य है, अब ये व्यक्ति तो कभी गलत करेगा ही नहीं। ये पुराना इनका सिस्टम है, पुराना इनका थ्योरी है इनकी। ठीक है, अलौकिक है, डिवाइन है इसके राइट्स। इसका मतलब है कि राजा को आप कभी किसी कोर्ट में लेके आ ही नहीं सकते, साफ बात है। ऐसे राजा अगर कोई काम कर देता है, उस राजा के किसी भी काम को, एनी पब्लिक एक्ट ऑफ राजा इज काउंटर साइंड बाय द मिनिस्टर। इस राजा का कोई भी गलत काम पकड़ना होगा, उस गलत काम का सिग्नेचर ढूंढेंगे कौन से मंत्री ने किया था, वो मंत्री को जेल होगी, वो मंत्री को कोर्ट में सजा होगी। लेकिन राजा साहब राजा है, राजा साहब हीरो आदमी है। इन द वायलेशन ऑफ एनी लॉ द मिनिस्टर वुड बी लायबल, वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड ही वुड बी लायबल। ये गए। इंडिया में ऐसा प्रोविजन नहीं भैया, इंडिया ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, हम रिपब्लिक है भैया, हमारे यहाँ तो कॉमन मैन राष्ट्रपति बन सकता है। तो राष्ट्रपति भी कॉमन मैन ही तो हुआ, तो राष्ट्रपति जब वो कॉमन मैन है तो वो रूल ऑफ लॉ के अंडर ही है। There is no provision in the constitution for the system of legal representation, legal responsibility। कहाँ की, मिनिस्टर की। हम नहीं सुनने वाले हैं। अगर हमें राजा, हमें दिख रहा है हमारे राष्ट्रपति जी कुछ इन्होंने कुछ ऐसा हंगामा कर दिया है, कर्म कांड कुछ हो गया है, तो हम देखेंगे, संभालेंगे। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सॉरी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। ऑर्डर ऑफ द गवर्नर,
फॉर अ पब्लिक एक्ट शुड बी काउंटर साइंड बाय अ मिनिस्टर। ये भी नहीं है, लो साहब दोनों जगह गए, सेंटर में भी गए स्टेट में भी गए। कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस, कि क्या एडवाइस दी गई है, क्या एडवाइस मिनिस्टर्स को मिली गई है। ये एडवाइस जो मिनिस्टर्स ने दी है वो गवर्नर साहब के सामने आएगी नहीं, अगर आएगी भी तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। जो मिनिस्टर्स होते हैं कैसे कैसे होते हैं, मेन चीज ये है समझने वाली बात। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे होते हैं इन 3-4 तरीके के। कैसा? पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। फिर होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, फिर होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। देखते हैं इनमें क्या क्या होते हैं। तो जो मिनिस्टर होते हैं, मेन मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेडिंग द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेंट्रल सरकार, जो कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है उनको हम कहते हैं कैबिनेट। ये होती है कैबिनेट। होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सब होते हैं हमारे, ये सब हमारे होते हैं कैबिनेट के मेंबर्स, जो कि रोज मिलने चाहिए कायदे से। तो चलो रोज नहीं मिल पा रहे कोई बात नहीं, हफ्ते में एक बार तो मिल ही लें कम से कम। फिर होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर्स, जिनको कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, या तो इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे या अटैच मिनिस्ट्री होगी, ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तो ये एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं अर्थ साइंस के, इनका सेम काम होता है इन रिलेशन टू देयर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स एज द कैबिनेट मिनिस्टर जो काम करते हैं। इधर जो अटैच टू कैबिनेट होते हैं, ये लोग खाली और खाली इनके पास एक मिनिस्ट्री का कोई एक डिपार्टमेंट होता है, चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री, या इनको कोई स्पेसिफिक काम मिला होता है उस मिनिस्ट्री के अंदर, तो हम बोलते हैं कोई अटैच्ड है टू द कैबिनेट, अटैच्ड है टू द मिनिस्टर। अब ये जो दोनों लोग हैं, ये वाले अटैच्ड टू द कैबिनेट, ये दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ कोई बड़ा मिनिस्टर, और ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये लोग ऐसे नहीं जाते हर बार मीटिंग में, नहीं जाते कैबिनेट की मीटिंग में, जाते यही लोग हैं, जाते ये लोग एक साथ बैठते हैं। इनको बस खाली अपनी रिपोर्ट बना के अपना गाली पकड़ा देना होता है, चले जाते हैं ये। डेप्यूटी मिनिस्टर जो होते हैं, दे आर अटैच टू कौन, कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच होते हैं वो लोग भी, एंड या मिनिस्टर ऑफ स्टेट से अटैच होते हैं वो कोई ना कोई से, और असिस्ट करते हैं उनको इधर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल या पार्लियामेंट्री ड्यूटीज में। बस इतना सा काम होता है इनका। ये कैबिनेट मेंबर्स नहीं होते हैं, ये दे डू नॉट अटेंड द मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग्स आल्सो, दे आर जस्ट देयर ओनली। इनको रखा गया कि चलो आपका सम्मान में आपको बना दिया मंत्री, आपको बना के दे दिया गया, चलो ठीक है। इधर एक और चीज हुई, ये एक चीज बीच में बंद हो गई थी 67 के बाद से, कभी दोबारा शुरू नहीं हुई। क्या थी? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी है, मतलब कि हर मिनिस्टर के साथ मेंबर्स ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि इनका ना कोई डिपार्टमेंट है, ना कोई कुछ इनका कोई रोल है। दे आर अटैच टू सीनियर मिनिस्टर्स एंड दे असिस्ट देम इन देयर डिस्चार्ज ऑफ पार्लियामेंट्री ड्यूटी। मतलब कि पार्लियामेंट में मेन मिनिस्टर नहीं जा रहा है, उनका जा कौन रहा है? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ये बनने जा रहे हैं। ये अपने जाके जवाब दे के आ रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हमने कहा क्या है ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर बने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी बाद में फिर बंद हो गया। सीओएम मे ऑल्सो इंक्लूड क्या? एक डेप्यूटी पीएम। अब डेप्यूटी पीएम जो होंगे, दे आर अनअपॉइंटेड मोस्टली फॉर पॉलिटिकल रीजंस ओनली। किसी पार्टी को खुश रखना है, कोalition चल रहा है, गठबंधन है हमारी पार्टी से, चलो हम पीएम है तुम बन जाओ डेप्यूटी पीएम, तो होता नहीं, अब जरूरत नहीं पड़ती इसकी, तो कोई पॉइंट नहीं है इनका। चलो ओके। अब हमारे जो सीओएम होते हैं स्टेट में, वो कैसे काम करते हैं? सेम चीज है। कैबिनेट मिनिस्टर, मेन मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्ट्री हो गई, अपने डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, अपने कुछ भी हो गया, फाइनेंस एक्सटर्नल, चलो डिफेंस तो नहीं होता, चलो स्टेट का अपना, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो होता ही होता है, चलो ठीक है वो हो जाएगा। दे आर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट ऑल्सो, जो स्टेट के सीएम की होती हैं अपनी। चलो इसके बाद हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, अटैच टू कैबिनेट होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। चलो सेम कहानी चल रही है, सेम पैरेलल कहानी हो रही है। अब यहाँ पे हमारा कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि इनके यहाँ भी कोई अपने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन रहे हो, या अपने जो इनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अपने कैबिनेट के ये अपने कोई ऐसे अटैच जैसे कोई मिनिस्टर हो, नहीं वो सब नहीं है। हमारे बात कर लेते हैं इनकी कैबिनेट की। तो स्टेट के जो सीएम होते हैं उनकी अपनी, ये तो चलो स्टेट भी नहीं है, दिल्ली तो यूटी है, तो अपनी इनकी कैबिनेट होती है। कैबिनेट होती है मेन गेम। कैबिनेट इज वेयर इट्स ऑल हैपेंस, वेयर एवरीथिंग हैपेंस। कैबिनेट इज द रियल पावर बिहाइंड द पावर। कैबिनेट मतलब कि एक स्मॉलर बॉडी जिसमें कि 15-20 लोग हो सकते हैं। 15-20 भी ज्यादा ही बोल रहा हूं मैं, कम ही होते हैं, ठीक है। कैबिनेट में कुछ ही लोग होते हैं। ये कैबिनेट के लोग जनरली बैठते हैं, अपना चुपचाप बातें कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। इट इज द रियल सेंटर ऑफ अथॉरिटी इन द स्टेट। सरकार ये बैठ के डिसाइड करते हैं क्या कि स्टेट में क्या होना है, कौन सी पॉलिसी आनी है। सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हमारे पास है। चीफ कोऑर्डिनेटर है सारे स्टेट के कामकाज के लिए। चीफ क्राइसिस मैनेजर है पूरी कैबिनेट, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी जाती है। और जब भी कोई आपदा अफसर कुछ भी होता है तो इन्हीं को सुननी पड़ती है बात पूरी। ये दे डील विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, कुछ भी होते हैं तो जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं एक स्टेट के अंदर, वो कैबिनेट ले लेती है साथ में, अंदर बैठ के एक साथ, और डिसाइड करके डन करके ओके कर देती है। ठीक है जी, समझो फर्क दोनों के बीच में, सीओएम के बीच में और कैबिनेट के बीच में फर्क। तो सीओएम जो है और कैबिनेट जो है, सीओएम में क्या होते हैं 60-70 मंत्री, इतने तो हो ही सकते हैं मंत्री, इधर होते हैं 15 से 20 के आसपास कैबिनेट में। इसमें कैसे कैसे होते हैं? सीओएम में सारे मिनिस्टर होते हैं,
कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज, अपने अटैच मिनिस्टर जो भी होंगे, इधर ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक हिस्सा है ये कैबिनेट मिनिस्टर, बस, ठीक है। अब दे डू नॉट मीट एवरी डे, इतने लोगों का ग्रुप कहां से लाओगे, रोज कहां मीटिंग करेंगे ये लोग बैठ के? ये लोग ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड यूजुअली वंस इन अ वीक ये मिल लेते हैं, बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं, और बात करके ये डिसाइड कर लेते हैं कि आगे सरकार का काम कैसा होना है, क्या काम करना है, ठीक है। अब आगे चलो, वेस्टेड विद ऑल पावर्स बट इन थ्योरी, सीओएम, सीओएम के पास एक्चुअली में तो पावर दी है, क्योंकि ये दी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक मंत्रिमंडल सलाह देगा। अब मंत्रिमंडल 60-70 लोगों का मंत्रिमंडल हर बार जाके डिसाइड करके अपने अपने क्या राष्ट्रपति के पास नहीं जाता, ये करता है काम। इट एक्सरसाइजेस इन प्रैक्टिस द पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो इनकी पावर है वो एक्चुअली इनके पास है, कैबिनेट के पास है, ठीक है। डिस्टिंक्शन है, फर्क है, समझो आप बात को, हम और आप सेम नहीं है, कैबिनेट और सीओएम में थोड़ा थोड़ा तो फर्क है। फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाय कैबिनेट, इनका पूरे सीओएम का काम मंत्रिमंडल ये डिसाइड करता है, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर प्लस अंदर के कोर मेंबर, कोर कमेटी, ठीक है। इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि आपको, आप में से कौन सा मिनिस्टर क्या काम करेगा, ये जो डिसीजन ले लें, ये डिसीजन को ये मनवाते हैं, सीओएम मनवाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में लिखी है, ये एक ऐसी बॉडी है जो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी 352 बाय द 44th अमेंडमेंट। इट डिड नॉट फाइंड द प्लेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जरूरत नहीं लगी थी शुरुआत में लोगों को, लेकिन बाद में लगा यही तो काम तो मेन यही है। इट्स रोल इन आवर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज डेवलप्ड इन ब्रिटेन। जो वहां होती थी, हमने कहा यही तो सिस्टम चलना है, इसी को तो लेंगे हम। हमने कहा इसका जो साइज वाइज सब कुछ है ये प्राइम मिनिस्टर तय करेंगे, उन्हें कितने मिनिस्टर चाहिए टोटल मिला के। इन्होंने कहा हमारे क्लासिफिकेशन करवा दो हमें 3 तरीके का, कैबिनेट, अपने अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, डेप्यूटी, और अपने अटैच जो अपने जो भी होते हैं, इनकी सैलरी अलाउंस सब कुछ होते हैं, वो आते हैं जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, डिसाइड होता है, जो कि हमारे सैलरी अलाउंस एक्ट ऑफ 1952, इस एक्ट को बनाया पार्लियामेंट ने। इसी में लिखा हुआ है कि मिनिस्टर क्या होता है, और मिनिस्टर को हम बोलेंगे मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय whatever name called and includes a deputy minister also। थ्योरी में सबको पैसा मिलता है काम का, लेकिन काम कुछ ही लोग करते हैं ये वाले, ठीक है। ये एनफोर्स कराता है कलेक्टिव, पूरी पूरे पूरे सीएम की मंत्रिमंडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सीओएम की, बस। डायर की है ये, डायर की समझ में आती है क्या होता है, डायर की होती है डबल रूल है, कुछ नहीं कुछ नहीं, एक सीओएम है, उसके अंदर एक है कैबिनेट, ये कैबिनेट, इसके अंदर है एक पीएम, आई बात समझ में, ये है पीएम, चलो ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी कैबिनेट होती है, डिसाइड कर देती है, ये यही वो काम करती है सारा का सारा सेंट्रल लेवल पे, जो हमने पीछे भी देखा था स्टेट के लिए होता है, ठीक है। सारे के सारे काम करना, क्राइसिस मैनेजर बनना, कैबिनेट के पास हाथ में पावर होती है। अभी कैबिनेट से और आगे चलो एक छोटी चीज पे, जो होती है किचन कैबिनेट, अभी वो आती है। ये ब्रिटेन में किचन कैबिनेट नाम फेमस हुआ, और कई सारे जो थिंकर्स है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने बोला कि यार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बेकारी चीज है, सबसे मेन चीज तो है कैबिनेट। कैबिनेट इज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। इन लोगों ने बोलना शुरू किया कि भाई कैबिनेट इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती है, कैबिनेट के पास पिवट होता है जिसके अराउंड सब कुछ घूमता है, पॉलिटिकल मशीनरी सब कुछ घूमती है। इन्होंने कहा कि भाई हमारी कैबिनेट है मैग्नेट ऑफ पॉलिसी, ये जो कह दे वही होगा, सोलर ऑर्ब अराउंड विच द अदर बॉडीज रिवॉल्व। तो इनके आसपास सब कुछ घूमता है, पूरा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इनके अराउंड ही घूमता रहता है, ठीक है। कैबिनेट इज अ हाइफन दैट जॉइंस द बकल दैट बाइंड्स द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, अभी हम जो अपने डिपार्टमेंट टुगेदर, जो आप बेल्ट का जो बकल होता है उसमें जो पिन होती है ना, दैट पिन इज कॉल्ड कैबिनेट इनके हिसाब से। अब अलग अलग सबका डेफिनेशन है, जो भी कुछ भी कहते रहो, चलो। कैबिनेट इज द कोर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, ये इवॉल्व जेनिंग्स साहब का कहना है। तो इनका कहना है कि इट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन्हीं जो हमारे एमरी साहब है, इनका कहना है कि कैबिनेट जो है सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है ऑफ सरकार, ठीक बात है, ओके। चलो, इन्हीं की वजह से सब कुछ हो पा रहा है। नाउ कम्स द रियल पावर बिहाइंड द पावर बिहाइंड द पावर, ठीक है। अब ये क्या अलग गेम है, ये है कैबिनेट, तो हम जानते हैं 15 से 20 मेंबर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं। अब चलो इनर कैबिनेट पे या किचन कैबिनेट पे। ये किचन कैबिनेट हमारे यहां भी फेमस हुई थी, प्राइम मिनिस्टर एंड 2 to 4 इन्फ्लुएंशियल पीपल, 2 to 4 इन्फ्लुएंशियल, या तो मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर्स या तो सरकार के अंग होंगे या आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिलीज, एडवाइजर्स, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जो पीएम के खास होंगे। इन पीएम के 2-4 लोगों ने मिलकर जो फैसला ले लिया, वो फैसला हर कोई मानेगा। अब जब वो हर कोई मानेगा तो पूरा कैबिनेट मानेगी उस फैसले को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये बात।
प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये बात तो पूरा कैबिनेट मानेगा, कैबिनेट की वजह से पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मानेगा, मतलब राष्ट्रपति मानेंगे, मतलब कि वो कानून आएगा, और वो कानून अगर सरकार की मेजोरिटी है तो वो कानून पार्लियामेंट भी मानेगा, पार्लियामेंट अगर पास कर दिया तो वो कानून हर कोई मानने वाला है। तो कुल मिला के इनर कैबिनेट इज वेयर इट ऑल रिसाइड्स, द रियल पावर बिहाइंड द पावर जो होती है, ये है वो रियल डिसीजन ये मेकर, ये करते हैं फैसला। ठीक बात है, चलो ओके। नाउ इस किचन कैबिनेट के फायदे भी हैं। क्या? स्मॉलर यूनिट है, छोटी सी है, तुरंत डिसाइड कर लेंगे, तुरंत मीटिंग करनी होगी, कैन मीट मोर ऑफन एंड डील विद बिजनेस मच मोर एक्सपीडिशियसली। कहां 15-20 लोग बुलाएं, बिठाएं, सबके लिए चाय पानी नाश्ता व्यवस्था कराएं। पीएम साहब तुरंत सीक्रेसी में चुपचाप गुपचुप डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। कुछ नुकसान भी है। क्या? कि अथॉरिटी और स्टेटस ऑफ कैबिनेट गई। जो हम सोचते थे कैबिनेट कैबिनेट सब कुछ होती है, लो कैबिनेट से भी अच्छी होती है एक और अपनी किचन कैबिनेट। और जो लीगल प्रोसेस होती है, क्या कि कैसे आउटसाइड पर्सन को नहीं इन्वॉल्व करना है सरकार के काम में, वो तो होते ही होते हैं। ये तो अपने इन्वॉल्व होते हैं। यूएस में, ब्रिटेन में ये चीज़ क्वाइट पावरफुल हो गई है। इवन इंडिया में भी हो गई ये चीज़। कई लोग तो अब देखो, कई लोग हो सकता है सोचें कि अरे नहीं साहब ऐसा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो लेकिन जो चीज़ कई जगह हम फोन करके पूछते हैं, कंफर्म करते हैं अपने किसी एडवाइजर से, अपने किसी और अपने मंत्रिमंडल के किसी और व्यक्ति से, तो किचन कैबिनेट है तो यूजफुल चीज़, काम आती है। ठीक है, बाकी सब लोग उसको फॉलो करेंगे। अब स्टेट के अंदर कुछ होती है अपनी कैबिनेट कमिटीज भी। ये खाली स्टेट के लिए होती है, ऐसी पार्लियामेंट के लिए होती है। अगला चैप्टर हमारा यही है। तो कैबिनेट कमेटी क्या होती है? अब कैबिनेट में भी जो 15-20 लोग हैं, क्या ये लोग रोज मिलें, सारे काम करें ये सब अपने एक साथ? तो कुछ इनके लिए बन गई अपनी कैबिनेट कमेटीज। या तो स्टैंडिंग होगी या एड हॉक होगी। स्टैंडिंग मतलब परमानेंट रहेगी। एड हॉक होगी मतलब जरूरी समय पर, अब समय चाहिए होगी। कौन बनाता है? सीएम साहब बनाते हैं। ये सीएम साहब जब बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द एग्जिजेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, अपने स्टेट के सीएम साहब ये चीज सोचते रहते हैं कि बनाऊं नहीं बनाऊं, काम कराना कि नहीं कराना है। दे नॉट ओनली सॉर्ट आउट द इश्यूज एंड फॉर्मुलेट द प्रपोजल्स, दे ऑल्सो डू व्हाट? दे टेक डिसीजंस। कैबिनेट कैन रिव्यू दीज डिसीजंस। अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये डिसीजन वाली जो बात आ रही है, यही बात है सारी। देखो साहब, समझो पहले एक बात को। प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इनका अपना कैबिनेट है 15 से 20 लोगों का। इसके पास काम बहुत ज्यादा है। इस काम को दिया किसको है? किसी डेलीगेट कर दिया है किसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को। इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को हम कहते हैं, ये है कैबिनेट कमेटी। ये क्या करेगी? ये कैबिनेट कमेटी डिसाइड करेगी टू मेक डिसीजंस ऑन स्पेसिफिक पॉलिसी एरियाज। इन 15 से 20 में से निकल के कितने हैं? 6 to 7 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। बस वो ये कमेटी बना लेंगे अपने आप। कैबिनेट हो सकता है ये 15 से 20 लोग बाद में इन 6 से 7 का पूरा फैसले का रिव्यू कर लें, एक बार को कर लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं कि ये कमेटी ने काम सही किया कि नहीं किया। जनरली काम सही किया होता है। चलो ठीक है। कैबिनेट वर्क थ्रू द वेरियस कमेटीज ओनली। ये कमेटीज अभी हम आगे देखने वाले हैं। यही कमेटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिन्हें हम कहते हैं कैबिनेट कमेटीज। ठीक है, शुरू करें देखना। अब एक एक करके देखते हैं। चलो, हमारा संविधान ने कहा, ये क्या चीज है साहब, मैं तो नहीं जानता। संविधान ने कहा मेरे पास नहीं आना इन सब चीजों के लिए। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कमेटियां होना, कमेटियों का ना होना संविधान के अंदर नहीं है। संविधान कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बस। कैबिनेट तो अपने अमेंडमेंट से तुम वर्ड ले आए नहीं, वरना तो हमारा पूरा मंत्रिमंडल। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अपने अपने ये इनके ओरिजिन है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है यानी सरकार है, इट वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। जो पूरा हमारा कैबिनेट कमेटी है, ये काम कर रही है अंडर दिस रूल 1961। कैबिनेट कमेटी कैसी होती है? स्टैंडिंग होगी या एडहॉक होगी। स्टैंडिंग कैसी होती है? परमानेंट होती है। अपनी ईवाई कैसी होती है? एडहॉक, मतलब किसी काम किसी मुद्दे के लिए आई है। प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं इसको। प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करेंगे कितने लोग होंगे इसमें, कौन होगा इसमें, और कैसे कैसे बैठेंगे ये लोग, कब कब मिलेंगे ये लोग, क्या करना है इनको। तो अब जो हमारी कमेटी बन के रेडी है, उस कमेटी में मेंबरशिप इसमें या तो मिनिमम हमारे 3 हो सकते हैं, 3 से लेके 8 हो सकते हैं, जितने चाहे उतने हो सकते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं जनरली। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली, बट कैबिनेट कमेटी में क्योंकि इंपॉर्टेंट फैसले लेने होंगे तो जाहिर बात है हमारे जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ही होंगे वही लोग रहते हैं। ठीक है, नॉट ओनली इंक्लूड द मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट्स जो हों, इट कैन इंक्लूड अदर सीनियर मिनिस्टर ऑल्सो। सम्मान में बुला लिया किसी को। ठीक है, जहां जहां पे पीएम साहब हैं अगर उस कमेटी के मेंबर, तो वो हेड होंगे उस कमेटी के। कमेटी ये सारी है। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, आपका फ्यूचर। कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, आपका फ्यूचर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आपका फ्यूचर। ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, फ्यूचर। पॉलिटिकल अफेयर्स, फ्यूचर। सिक्योरिटी, फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, सबका सब आपका ही काम है ये।
ठीक है, आप ही को काम करा के देना इन सबको। ये कैबिनेट के मेंबर्स हैं। ये कौन लोग हैं? मिनिस्टर, ये अपने मिनिस्टर्स हैं जो एमपी बन के आए हैं, जिन्हें नहीं है नॉलेज देश की। ये कहां से खुद से डिसाइड कर लेंगे? ये लोग इतना नहीं कर पाएंगे। ये आपका ही फ्यूचर है, ये आप ही को तय करके इनको देना है। मालिक फैसला ऐसे लेंगे। देखो ये है सिस्टम, आपको पूरा समझा रहे हैं, कहानी पूरी क्लियर कर रहे हैं। अब आप बताना आपको क्या चाहिए, आपको इसमें कैसे करवा के देना है। दिस विल बी योर रोल, दिस विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका डे इन डे आउट आपका काम रहेगा। चलो एक एक करके देखो भैया कैसे कैसे होती है ये। तो ये कमेटियां जब काम कर रही हैं, ये फॉर्मेट कर लिया, डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया, कैबिनेट ने बाद में उसको रिव्यू कर लिया, बाद में पूरी कैबिनेट ने 15-20 लोगों ने, ठीक है, बता दिया जो फिर इस कैबिनेट ने अपना रिव्यू करके बता दिया किसको? सीओएम को। सीओएम साहब ने सबने साइन करके दे दिया, सीधे राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति साहब ने बिल अपना कर दिया, काम डन हो गया, डन, ओके बाय। चलो ऐसे होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस है, मतलब कि ये जो इनॉर्मस काम है सरकार का, वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट, ये उसको ले रहा है, उठा रहा है, इन डेप्थ रिसर्च करके, एग्जामिनेशन करके ऑफ द पॉलिसी इशू, कोई भी होता है प्रॉब्लम, मुद्दा, स्कीम किसी चीज में, तो आप उसको सॉल्व कराओगे, दिखवाओगे पूरी प्रॉब्लम को, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। सही बात है। एक कमेटी के मेंबर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये हैं कुछ लोग। अब ये है सबसे पावरफुल कमेटी, ये है, इसको हम बोलते हैं सुपर कैबिनेट ऑल्सो। ये पॉलिटिकल अफेयर, ये सब कुछ डील करती है, बड़े बड़े मैटर देश के, डील्स विद द पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक भी और फॉरेन अफेयर्स भी। तो इस कमेटी ऑन जो 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 हमारी कैबिनेट कमेटी होती है ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये वाले मैटर उठाती है, ये देखती है सेंटर स्टेट रिलेशंस में कैसे चल रहा है, क्या क्या आगे क्या क्या डील करना है। ऐसी 8 कमेटियां अभी प्रेजेंट हैं, पहले 13 होती थी, 10 हुई बाद में, अब जाके 8 हो गई है। चलो ठीक है, काम हो रहा है, डिसाइड काम हो रहा है, बस ये जरूरी है। ठीक है, ओके, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हो गई, ओके, चलो आगे। ये इकोनॉमिक अफेयर कमेटी हो गई, ये देश का क्या देखेगी? ये देखेगा हमारे देश में इकोनॉमिक स्फीयर में कैसे कैसे एक्टिविटी होनी है, कहां कहां इन्वेस्टमेंट करना है। अगर इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से ऊपर का है तो इस कमेटी के पास जाएगा। इस कमेटी के जितने मेंबर्स हैं सबके सामने आपके जैसे फ्यूचर ऑफिसर्स जाएंगे और जाके सामने प्रेजेंट करेंगे कि मालिक इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर ये हम कर दें तो बेस्ट इलाज है। अगर कैबिनेट कमेटी ओके कर देती है डिसीजन को, तो इस कैबिनेट कमेटी के डिसीजन को कहां जाएगा? ये जाएगा फिर हमारे पूरी कैबिनेट के सामने। ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 से ये डिसीजन जाएगा कहां? 15 से 20 लोग जो हमने अपनी कैबिनेट को पूरे को बोला है, ये 20 लोग का फैसला 60 से 70 वाली ग्रुप में जाएगा, जो कौन सा है? जो है अपना कौन सा? पूरा सीओएम। इस सीओएम के बाद ये जाएगा फैसला आगे सरकार के रूप में जाएगा, सरकार का ये फैसला है, ये मत करना है। ठीक है, अब सरकार क्या डिसाइड कर रही है कि ऐसी एक्टिविटी जिनसे कि हमारा एग्रीकल्चर प्राइसेस, हमारे जो प्रोड्यूस की वो सब फिक्स हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारे देश में जितना इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हो रही है, हमारे देश में जितना पीडीएस सिस्टम है, अपना अपना जितना भी हमारा जो राशन हम जो बांटते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसका डिसीजन कैसे हो रहा है, उसका फैसला कैसे हो रहा है, इकोनॉमिक अफेयर देश का ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तो है ही हैं, हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी हैं, रोड मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, लॉ मिनिस्टर भी हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, रेल कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ऑयल स्टील मिनिस्टर हैं। ठीक है, चेंज होते रह सकते हैं समय समय पर, कोई जरूरत नहीं है फिक्स नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे ये है ही है। चलो ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आपका ये आपका काम है, ये आपका ही फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। क्या? ऑल हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पब्लिक एंटरप्राइजेस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी बस ये 3 लोग होते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। मतलब कि ये डिसाइड करती है कि इस कमेटी में अब जो लोग हैं, ये तीनों के तीनों, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाले समय में कौन अधिकारी को हम कहां प्लेस करेंगे, एज अ कोई भी हेड ऑफ कोई बैंक, हेड ऑफ कोई अपना डिपार्टमेंट, कोई भी चीज का। चलो ठीक है। नाउ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पीछे हमने देखा है पॉलिटिकल अफेयर वाली कमेटी, ये दूसरी है, पार्लियामेंट्री अफेयर है। इट लुक्स आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जाके सरकार की नाक नहीं कट जाए, उसके लिए एक पूरी कमेटी अपने आप से। इसमें कुछ स्पेशल एमआईटी भी दो इन्होंने जोड़ रखे हैं। कैसे? अर्जुन राम मेघवाल जी और मुरलीधरन जी। चलो ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस जो होता है, ये उसको स्क्रूटनाइज करती है, देखती है कि कौन सा सरकारी काम नहीं है, और डिसाइड करती है कौन से ऑफिशियल बिल को टेबल करना है, कौन से बिल को अगली बार लाना है, अगले सेशन में लाना है, जो भी करना है। ठीक है, तो ये मिनिस्टर हैं वो, दे कैन चेंज ऑन रोटेशन ओनली। अब किसी किसी प्राइम मिनिस्टर है, किसी किसी में नहीं है। जहां प्राइम मिनिस्टर होंगे वो उस कमेटी के चेयरपर्सन ऑटोमेटिकली होंगे। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यहां तो होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर, इनका तो होना जरूरी है। इसमें कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, होम मिनिस्टर है हमारे, फाइनेंस मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ऑन सिक्योरिटी। देश की बात है यार, यहां पे अगर कोई एक्सपेंडिचर करना है डिफेंस के लिए, तो इतना अगर इतनी प्राइस से ज्यादा का है, तो इनके ऊपर इनके पास जाएगा फैसला डिसाइड होने के लिए। कैसे कैसे?
डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जो भी होना है, कोई नया मिसाइल बनानी है, कुछ भी करना है, R&D में कोई नया खर्चा करना है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में इसमें DRDO में करना है, कुछ सर्विस कैपिटल में कुछ नया कोई प्लान लेके जाना है, कोई नई लैंड खरीदनी है, कुछ भी करना है, एंड स्कीम्स फॉर जो भी हमारा कोई नया सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इक्विपमेंट, कोई जहाज, कोई शिप, कुछ भी तो बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको लेके आएंगे। चलो ठीक है। कमेटी ऑन अकोमोडेशन, जो देश का इतना ज्यादा जो हमारी लैंड है, जो हमारे पास गवर्नमेंट जितनी भी प्रॉपर्टी है, अब इस प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है साहब? इस प्रॉपर्टी में होता है जनरली दो चीजें हो सकती हैं, एक तो एकोमोडेशन होगा रहने का, और एक काम करने की जगह होगी। ठीक है, दो ही तरीके से बांट सकते हो आप जगह को, सरकारी जगह को, एकोमोडेशन और ऑफिस, बिजनेस जगह। तो अब ये डिसाइड करना कि इस लैंड पे क्या बनाना है, ऑफिस बनाना है या कोई CGO, हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, जो भी करने हैं, तो इसके लिए अकोमोडेशन कमेटी बना दी है, जिसमें कौन कौन है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, रोड मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, हमारे स्पेशल एडवाइजर कौन कौन है हमारे? देखो, जितेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है, जितेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है, ओके, और हरदीप पुरी जी हैं, हाउसिंग अर्बन मिनिस्टर, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो इन लोगों सबको बुला के बैठा लिया कि आप लोग बैठो यहाँ पे, जितना जनरल पूल है हमारी सरकार का टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो कौन सा बंगला किसको देना है, टाइप 4 बंगला, टाइप 5 बंगला, टाइप 7 बंगला, तो दे कैन कंसिडर, ये कमेटी डिसाइड करती है फॉर द शिफ्टिंग एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज टू लोकेशन, कोई नई जगह पे आउटसाइड द कैपिटल। कहीं करना है तो कहां ले जाएं? RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में क्यों है, यहां क्यों नहीं आया दिल्ली में? कोई बात नहीं, ठीक है, वहां है तो वहां है, कोई होना भी चाहिए। चलो, ऐसे ऐसे कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है, ये डील करेगी खाली इस चीज में कि हमारे कौन से पॉलिसी मैटर्स हैं जो कि एक्सेलरेट कर दें हमारे देश का कैपिटल इनफ्लो, हमारे देश में पैसा आए, हमारा देश का एक्सपोर्ट सॉलिड रहे, हमारे देश का इंपोर्ट है वो कम रहे, हमारे देश का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कैसे होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। तो हमारे जितने फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं वो इनमें लिए जाएंगे। ठीक है, यहां बैठाया जाएगा, यहाँ पे हमारे PM साहब बैठते हैं। चलो ओके। फिर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ये भी है। मतलब क्या है, कैबिनेट कमेटी ये भी है, ये चीज ये देखती है कि हमारे ये सारे मिनिस्टर मिलके, अब इसमें देखो अब इसमें भी स्पेशल एडवाइस टीम हमारे कौन कौन? गडकरी जी हमारे, हरसिमरत कौर मैम है, फिर स्मृति ईरानी मैम है, और प्रहलाद पटेल है। ये पुरानी है कैबिनेट कमेटी, अभी पुरानी है, ये नई नहीं है। अब इट डील्स विद ऑल इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपिंग स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी, जिससे कि हमारे देश में अच्छी हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़िया रहे। इसके अलावा ये तो हो गई कैबिनेट कमेटी की बात हो गई। अब बात करो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की। मतलब कि हमने कैबिनेट कमेटी नहीं बोला, हमने कहा कुछ सेवरल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, GOMs, सरकार ने बना दिए। क्या करने के लिए? कोई एक डिफरेंट इशू के ऊपर सुनवाई करने के लिए। सम आर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के लिए डिसीजन उनको लेने की क्षमता दे दी। अदर्स मेक रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट। कुछ GOM, कुछ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास पावर होती है कि आप जाके डिसाइड करो हमारे नाम पे, हमारे बिहाफ पे, कुछ खाली हमें बताओ कैबिनेट को कि क्या करना है। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ GOMs, इट बिकम्स अ वायबल एंड इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्टर्स। ठीक है, अगर मिनिस्टर्स आपस में डिसाइड कर रहे हैं और अपनी मिनिस्ट्री के पास जा रहे हैं अपना सलाह वाला लेके, तो ये भाई सब कुछ लेके, देन क्या होगा? मिनिस्टर्स हेडिंग द कंसर्न मिनिस्ट्रीज आर इंडक्टेड इनटू द रेलेवेंट GOMs। क्या होगा? व्हेन द एडवाइस इज क्रिस्टलाइज्ड दे आर डिसबैंडेड। जब इनकी एडवाइस को सुन लिया गया, एडवाइस मान ली गई, काम खत्म हो गया तुम्हारा, इस GOM की जरूरत नहीं है, बंद कर दो इसको। ठीक है, डन। मैटर था क्या? कोई मान लो फार्म मिल्स का मैटर था, कोई और मैटर था, इस मैटर सुनने के लिए कोई हमने GOM भेजा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भेजा, इनका काम हो गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का अपना जो इन्होंने एडवाइस दी, सरकार ने मान ली वो एडवाइस, हो गई, डन हो गया, काम हो गया, अब खत्म करो इसको, मैटर को, अपने अपने घर जाओ। ठीक है, ऐसे होता है। यही ARC कमीशन ने बोला था। ARC कमीशन ने कुछ और ऑब्जर्वेशन भी दिया था। उन्होंने कहा था कि लार्ज नंबर ऑफ GOMs बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन लार्ज नंबर ऑफ GOMs हैज रिजल्टेड इन मेनी GOMs नॉट बीइंग एबल टू मीट। आप बना रहे हो, इतना खूब बनाओ, कोई बात नहीं, पर काम तो करके दिखाओ। दे वेरी रेयरली मीट एंड कंप्लीट देयर वर्क, होता ही नहीं है। इसमें लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डिलेज या कोई मेजर इशू होते हैं, अटके रह जाते हैं। क्या कर लोगे ऐसी चीजों का? अब मोर सेलेक्टिव यूज ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ GOMs वुड परहैप्स लीड टू मोर बेनिफिशियल, मोर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। अगर if they are empowered to arrive at a decision on the behalf of cabinet, then इसमें within the time limit only, तब क्या होगा? उस GOM को फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। वरना उस काम उन्हें क्यों दे रहे हो? GOM आके आपसे बाद में पूछे कैबिनेट से, तो क्या पॉइंट रह जाएगा? अब देयर इज नीड टू एंश्योर क्या, दैट द एग्जिस्टिंग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉर GOM फंक्शन, जितना भी हो रहा है, अगर इनको सही से काम करना है GOM को, तो क्या होना चाहिए? इट शुड हेल्प इन द रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज। अगर इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, देन व्हाट इज द वेरी पॉइंट ऑफ दिस GOM? क्या मतलब रह जा रहा है? सिलेक्टिव है बट इफेक्टिव यूज ऑफ GOM होना चाहिए। कभी कभी करो, और करो तो सही से करो GOM को, विद क्लियर मैंडेट, एंड प्रिस्क्राइब कर दो टाइम लिमिट कि इतनी देर में तुम्हें सॉल्व करना है। अगर मैटर लटका रहे हो, कोई फायदा नहीं है, सरकार का पैसा वेस्ट हो रहा है, दैट्स इट, हम छोड़ देंगे आपका यूज करना। तो अगर ऐसा बताओगे तो ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं है। क्लियर हुआ? क्या पढ़ा हमने यहाँ पे?
पीएम, सीएम प्लस यूनियन सीओएम प्लस स्टेट सीओएम प्लस स्टेट सॉरी हमारा क्या कैबिनेट कमिटीज, ये चैप्टर था हमारा। क्लियर हुआ? ये बहुत जरूरी था समझना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। दैट विल बी अनदर बिग चैप्टर, उसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।